लाल किताब वास्तु की मास्टर क्लास में आप सभी का स्वागत है। तो आज हम बात करने वाले हैं लाल किताब वास्तु। यस, आप में से काफी लोगों को लग रहा होगा कि मैम लाल किताब एस्ट्रोलॉजी तो सुना है, वास्तुशास्त्र भी सुना है, लेकिन ये क्या नई चीज लेके आए हो लाल किताब वास्तु। सो यस, इट इज अ वेरी गुड वेरी पावरफुल कॉन्सेप्ट जिसमें आप सिर्फ कुछ टिप्स को यूज करके, कुछ ऐसी टेक्निक्स को लर्न करके अपने घर के वास्तु को और अच्छा कर सकते हो, बिना कोई तोड़ फोड़, बिना कोई कंस्ट्रक्शन के। कुंडली की हेल्प से भी लाल किताब की रेमेडीज भी यूज करी जा सकती हैं और वास्तु की भी। तो क्या ये ब्लेंड है, इसके बारे में जानते हैं, थोड़ा सा इसके कॉन्सेप्ट्स को और सीखेंगे। तो तो आज के सेशन के लिए हम लोग वेलकम करते हैं और लाल किताब एक्सपर्ट अपर्णा मैम। मैम, आपसे रिक्वेस्ट है, आप प्लीज सेशन स्टार्ट कीजिए। हेलो एंड वेलकम एवरीवन। मैं अपर्णा अग्रवाल, वास्तु कंसल्टेंट एंड लाल किताब एस्ट्रोलॉजर। आज के इस वेबिनार में आप सबका वेलकम करती हूँ। और आज के इस वेबिनार में, जैसा कि मैम ने बताया, हम बात करेंगे लाल किताब वास्तु के बारे में। ठीक है, आप सब इस शब्द से अवगत होंगे, इस टर्म से फेमिलियर भी होंगे। लाल किताब वास्तु, इसमें दो टर्म्स जुड़े हुए हैं, एक लाल किताब और एक वास्तु, है ना। तो लाल किताब जो है एक ज्योतिष का एक ब्रांच है, मतलब ज्योतिष सीखने का एक टेक्निक है, और जिसको हम वास्तु से कनेक्ट करके उसका एक ब्रांच होता है लाल किताब वास्तु। ठीक है, तो लाल किताब क्या चीज है, पहले इस बारे में बात करते हैं। जैसा कि आप लोग सभी जानते हैं, कुंडली होती है जन्म पत्रिका, है ना। जब हमारा बर्थ होता है उस समय क्या होता है, जीवन में दो चीजें इंपॉर्टेंट होती है, दशा और दिशा, और ये दोनों ही चीजें देते हैं ग्रह। दशा होती देखते हैं हम अपनी कुंडली से, और दिशा हम देखते हैं अपने घर के डायरेक्शन वास्तु से। जब इन दोनों का ब्लेंड होता है तो जीवन में हमको रिजल्ट्स मिलते हैं। इसलिए ये दोनों एक दूसरे से पूरी तरह से कनेक्टेड है। तो जब वास्तु को हम लाल किताब ज्योतिष से कनेक्ट करते हैं तो बनता है लाल किताब वास्तु। तो लाल किताब क्या होती है, कई साल पहले ज्योतिष ऋषि मुनियों ने एक कुंडली जीवन को पढ़ने का एक तरीका बताया कि ग्रह हमारे जीवन में हमें कैसे प्रभाव देते हैं। तो उसके लिए उन्होंने क्या देखा कि जब आपका जन्म होता है, जिस दिन, जिस समय, जिस स्थान में आपका बर्थ होता है, उस समय ग्रह जो है हमारे पृथ्वी के चारों तरफ घूमते रहते हैं। जो हमेशा घूम रहे हैं, जैसा कि सबको पता है, सूर्य के चारों तरफ चंद्रमा घूम रहा है, पृथ्वी सूर्य के चारों तरफ घूम रही है। लेकिन बाकी नौ ग्रह भी पूरे सूर्य के आसपास घूम रहे हैं, पूरे राउंड राउंड। तो ऐसे में जब हमारा बर्थ होता है उस समय कौन सा प्लेनेट आसमान के किस भाग में गोचर कर रहा है, वो जो फोटो, वो जो आसमान की पिक्चर होती है, वो हमारी कुंडली होती है ना। तो हमारे ऋषि मुनियों ने कई साल पहले इसे पढ़ने का एक तरीका निकाला, जिसे नाम दिया ज्योतिष। जिससे हम पढ़ते हैं कि कौन सा ग्रह किस भाग में बैठा है और वो हमारे जीवन में क्या रिजल्ट देगा। आसमान को भी 12 भागों में डिवाइड किया गया है, जो हमारे जीवन के अलग अलग आयामों को बताते हैं, और उस हिसाब से हम प्रेडिक्शंस करते हैं ग्रहों के पोजीशंस के थ्रू। लेकिन ये थोड़ा सा राशि भी आ जाती है इसमें, थोड़ा सा ये टफ पड़ता है, कॉम्प्लिकेटेड होने लगा। तो धीरे धीरे जो नए नए स्कॉलर्स आए, नए नए ज्योतिषी आते गए, उन्होंने इसी से एक्सट्रैक्ट करके कोई सिंपल टेक्निक्स निकालते गए। तो ऐसे में कृष्णमूर्ति पद्धति आई, भृगुनंदी नाड़ी आई, पराशर शास्त्र आया, ऐसे कई टेक्निक है। लेकिन जो सबसे मॉडर्न फॉर्म है, जो आज के देश काल पात्र के हिसाब से, जैसे कि पुराने जमाने में राजा राजा होते थे, आजकल राजा नहीं होते, आजकल सरकार होती है ना। तो ये मॉडर्न कंसेप्ट हुआ, राजा का ही मॉडर्न वर्जन सरकार हुआ, गवर्नमेंट। तो इस तरह के जो मॉडर्न, जो देश काल पात्र के हिसाब से इसको थोड़ा सा मैनिपुलेट करके, थोड़ा इजी करके, थोड़ा सिंप्लीफाई करके, पंडित रूपचंद जोशी ने एक किताब लिखी, लाल किताब। ठीक है, कहते हैं उन्हें सपने में भगवान आए थे, राहु केतु भूत आए थे, कोई कहता है, कोई कहते भगवान आए थे, कोई कहता है उन्होंने अपने किसी से शिक्षा लेके नींद में रात में इस किताब को लिखी। इसका नाम पड़ा लाल किताब। लाल किताब के 5 वर्षन जानने को मिलते हैं। 1939 से लिखी गई किताब, 1952 तक 5 वर्षन, 5 एडिशन निकली। तो लेटेस्ट है 1952 में, जो पंडित रूपचंद जोशी ने लिखी है किताब। और इसका कोई सिस्टम, कोई टेक्निक, कोई सीक्वेंस नहीं है, ये जस्ट वो किसी ने उन्हें सपने में बोलते गए और वो लिखते गए, कहते हैं, है ना। इसका हमको एक्चुअली सच क्या है ये भी नहीं पता, जो स्कॉलर्स बताते हैं, जो गुरुजन बताते हैं, वही हम बता रहे हैं। और इसमें इन्होंने राशियों को कंसीडर नहीं किया है, सिर्फ कहा कि जिस इस घर में ये ग्रह बैठा है तो ये रिजल्ट देगा, ऐसे। और ये लिखी गई है फारसी भाषा में, कविताओं के फॉर्म में, पोएट्री फॉर्म में, पोएट्री लाइंस के हिसाब से, जिसे समझना थोड़ा मुश्किल होता है, फिर धीरे धीरे से इजी इजी लैंग्वेज में
कन्वर्ट करके वो टेक्निक निकलती है लाल किताब ज्योतिष। और लाल किताब ज्योतिष जो है अपने आप में एक संपूर्ण विधा है ना, एक कंप्लीट साइंस है, जिससे आप हर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन, हर प्रॉब्लम का प्रेडिक्शन कर सकते हैं। तो इसमें आपके लाल किताब ज्योतिष भी आता है, आपका लाल किताब वास्तु भी आता है, आपका लाल किताब हस्तरेखा भी आता है, आपका लाल किताब न्यूमरोलॉजी भी आता है। ये सभी चीजें इसमें कनेक्ट होती है। तो आज हम बात करेंगे लाल किताब वास्तु के बारे में। उसके हिसाब से देखा जाए तो लाल किताब में एक कंसेप्ट होता है मकान कुंडली का। उसमें 12 घरों को 12 दिशाओं से रिप्रेजेंट करते हैं। और हमारे वास्तु में भी जो 8 डायरेक्शंस होते हैं, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट, और कॉर्नर्स के नॉर्थ वेस्ट साउथ वेस्ट नॉर्थ ईस्ट साउथ ईस्ट, इन डायरेक्शंस और सेंटर को मिलाकर 9 डायरेक्शंस के 9 प्लैनेट्स रूलर्स होते हैं, स्वामी। जब इन दोनों को हम कनेक्ट करते हैं तो हम एस्ट्रोलॉजी के प्रॉब्लम को वास्तु से ठीक कर सकते हैं और वास्तु के प्रॉब्लम को एस्ट्रोलॉजी से ठीक कर सकते हैं, कुंडली से। कई बार ऐसा होता है ना, वास्तु दोष होता है, तो वास्तु दोष होने की वजह से क्या करते हैं हम, मुझे 1 मिनट ब्रेक देंगे, मैं लग। तो जब वास्तु में दोष होता है तो एस्ट्रोलॉजी से ठीक कर सकते हैं, जब एस्ट्रोलॉजी में दोष होता है तो हम वास्तु से ठीक कर सकते हैं चीजों को अपनी लाइफ। तो ये बात होती है लाल किताब वास्तु और एस्ट्रोलॉजी कैसे ब्लेंड होती है। हमारा जो जीवन है वो हमेशा हमारी कुंडली के हिसाब से हमें घर मिलता है। कई बार आप देखेंगे कि घर कैसे मिलता है, आप बहुत कोशिश करते हैं, आपको ईस्ट फेसिंग मकान मिलता ही नहीं है, क्योंकि वो आपकी कुंडली में लिखा ही नहीं है कि आपको ईस्ट फेसिंग मकान मिलेगा। इस तरह की प्रॉब्लम्स आती है, इसको हम स्टडी करेंगे। लेकिन पहले लाल किताब को समझते हैं कि लाल किताब कुंडली एकदम सिंपल तरीके से कैसे काम करती है। मैं एक स्क्रीन शेयर करती हूँ, आप लोग बताइएगा स्क्रीन शेयर हुई कि नहीं। स्क्रीन विजिबल है सबको? एक बार कोई थम्स अप चैट में कुछ लिखे, देखिए। यस। सो ये ऐसे होती है हमारी पत्रिका, सबके पास होगी अपनी जन्म पत्रिका, है ना। तो जन्म पत्रिका ऐसे होती है। तो ऐसे में क्या होता है कि जो पहला घर है वो आपका ये जो 12 हाउसेज है, जहाँ पे 1 नंबर लिखा है वो फर्स्ट हाउस है, 2 नंबर लिखा है सेकंड हाउस है, 3 नंबर थर्ड हाउस, 4 नंबर फोर्थ हाउस, इस तरह से लिखा हुआ है। तो जब ये 12 हाउसेज होते हैं, ये हमारे लाइफ के अलग अलग डोमेन्स को बताते हैं। मैं शॉर्ट में बताऊं तो पहला घर जो होता है जहाँ पे नंबर 1 लिखा है, ये फर्स्ट हाउस। फर्स्ट हाउस हमारी पर्सनालिटी, हमारी अर्निंग, हमारी हेल्थ, समाज में हमारी पोजीशन, हमारी आइडेंटिटी, रंग रूप स्वरूप कैसा होगा, हमारे बारे में सब कुछ बताता है। सेकंड हाउस बताता है हमारे बैंक बैलेंस के, फाइनेंसिस के बारे में, हमारे सोर्स ऑफ इनकम के बारे में, और हमारे परिवार के संस्कारों के बारे में, और हमारी बोली कैसी होगी, मेरे संस्कार कैसे होंगे, परिवार कैसा होगा, बड़ा छोटा रॉयल स्पिरिचुअल, जो भी, वो हम सेकंड हाउस से देखते हैं। थर्ड हाउस बताता है हमें बीमारियों के बारे में, हमारे छोटे भाई बहनों के बारे में, और हमारे हिम्मत और पराक्रम के बारे में, हमारे पड़ोसियों के बारे में। और फोर्थ हाउस कहता है हमारा खुद का घर, हमारी माँ का सुख, माँ की सेहत कैसे होगी, जीवन में माँ का सुख मिलेगा कि नहीं मिलेगा, हमारा अपना घर होगा कि नहीं होगा, अपनी गाड़ी होगी कि नहीं होगी, जीवन में घर में सब सुख संपत्ति के साधन होंगे कि नहीं, और घर का माहौल आपका कैसा रहेगा, ये बताता है आपका चौथा घर। पांचवा घर बताता है आपके संतान के बारे में, बच्चों का सुख और आपके एजुकेशन के बारे में, और बताता है ये आपके लव अफेयर्स जो टीनेज में होते हैं, प्यार मोहब्बत की बातें, उस बारे में भी हम फिफ्थ हाउस से देखते हैं। सिक्स्थ हाउस बताता है जीवन में जब प्रॉब्लम्स आनी शुरू होती है, कंपटीशन होता है जहाँ पे शुरू, और जहाँ पे ऋण होता है, कोर्ट कचहरी के चक्कर कटते हैं, रोग आते हैं, डिजीजेस आती हैं, इन सब के बारे में हम छठे घर से देखते हैं। सातवां घर क्या कहता है? सातवां घर चूंकि पहले घर के जस्ट सामने है, तो ये हमारे साझेदारी का घर होता है। हमारे सामने कौन है, मतलब हमारे सामने कौन है, मतलब हमारे जीवन में हमारा साथ कौन देगा, हमारा जीवन साथी है ना, लाइफ पार्टनर, आपका स्पाउस, उसको हम सेवंथ हाउस से देखते हैं। सेवंथ हाउस से हम व्यापार भी देखते हैं, बिजनेस, तो बिजनेस के केस में बिजनेस पार्टनर कैसा होगा, ये भी हम सेवंथ हाउस से। फिर आते हैं एट्थ हाउस में। एट्थ हाउस है प्रॉब्लम्स एंड ऑब्स्टेकल्स का घर, तो यहाँ से हम वो देखते हैं। नाइन्थ हाउस से हम देखते हैं अपनी किस्मत,
एट्थ हाउस से हम आयु भी देखते हैं, और एट्थ हाउस को लाल किताब कुंडली में शमशान बोला गया। तो शमशान से इसकी रेमेडीज और प्रिडिक्शन भी शमशान के थ्रू होते हैं, क्योंकि मृत्यु का घर होता है। एट्थ हाउस शमशान बोला गया। नाइन्थ हाउस होता है हमारी किस्मत का घर, हमारी कुंडली की नींव, हमारी कुंडली की बुनियाद, है ना, जहाँ पे यहाँ पे हमारा कंसेप्शन होता है बॉडी में। जब हम जन्म लेते हैं तो माँ के गर्भ में हम नवे घर से आते हैं, फिर एक एक महीने में 9 हाउस कवर करके फर्स्ट हाउस में हमारा जन्म होता है। तो यहाँ पे हमारी नींव पड़ती है जीवन की, है ना। तो इसको नींव बोला गया, बुनियाद बोला गया कुंडली की, और यही हमारा भाग्य, यही हमारी किस्मत का घर है। नाइन्थ हाउस को पिता का घर भी कहते हैं, फादर को भी हम इससे देखते हैं। टेंथ हाउस जो है ये पूरी तरह से हमारा कर्म स्थान है, हम जीवन में कैसा काम करेंगे, कैसा कर्म करेंगे, करियर स्टेटस कैसा होगा हमारा, ये देखते हैं। 11th हाउस होता है आपके फुलफिलमेंट का हाउस, हाउस ऑफ फुलफिलमेंट, यहाँ से आप देखेंगे। तो 12th हाउस होता है आपका 11th हाउस फुलफिलमेंट के साथ में इनकम, सैलरी, आमदनी, जो भी हम कर्म करते हैं उसका हिसाब किताब कैसा होगा, ये देखते हैं। 12th हाउस से हम देखते हैं अपने खर्चे। अब जो भी हम 11th हाउस में कमाते हैं उसे 12th हाउस में हम खर्च करते हैं। और अगर आप अपने से खर्च नहीं करेंगे, दान पुण्य नहीं करेंगे, तो ईश्वर कहते हैं, जैसे हम पहले घर से एंटर हुए, 12वें घर से दुनिया से बाहर जाते हैं, तो ईश्वर कहते हैं कि यहाँ का यहीं छोड़कर जाओ। तो अगर आप डोनेशन, दान पुण्य नहीं करोगे, लोगों पे खर्च नहीं करोगे, सुख समृद्धि पे अपने लिए खर्च नहीं करोगे, पैसे दबा दबा कर बचा कर रखोगे, तो आखिरी में 12वें घर में वो अगर मेलेफिक इन्फ्लुएंस आया, तो यहाँ पे जेल खाने में, हॉस्पिटल में, बीमारियों में खर्च होने शुरू हो जाते। ठीक है, तो इस तरह से 12 हाउसेस को हम देखते हैं। 12 हाउसेस, 12वां घर जो होता है ये हमारे बेडरूम का भी होता है। और बहुत सी चीजें ऐसे तो, एक एक घर के बहुत सी चीजें बताई गई है जो डिटेल में हम बाद में पढ़ते हैं, लेकिन ये बेसिक बेसिक यहाँ से हम ऐसे देख सकते हैं। तो जीवन का हर एस्पेक्ट कवर हो गया। अब देखते हैं कि इसमें जो नंबर्स लिखे हैं, जरूरी नहीं कि हर किसी की कुंडली में जहाँ पे एक लिखा है वहीं पे एक नंबर होगा, जहाँ पे दो लिखा है वहीं पे दो नंबर होगा। तो क्या होता है, आपकी कुंडली जब आप निकालेंगे, या तो पंडित की बनाई हुई या ऐप से, तो उसमें से आपकी कुंडली ऐसे निकलती है कुछ तो भी, जैसे एक की जगह यहाँ पे 5 नंबर लिखा है, मतलब फर्स्ट हाउस में 5 नंबर की राशि, ये नंबर राशियों की हो। फर्स्ट हाउस में जब 5 नंबर की राशि, तो सिंह राशि हो गई, और दूसरे घर में कन्या राशि आ गई, इस तरह से। और प्लैनेट्स कहीं भी बैठे रहते हैं रिजल्ट देने के। ठीक है, तो हर प्लेनेट का प्रेडिक्शन होता है कि हर हाउसेज में कौन से प्लेनेट कैसा रिजल्ट देते हैं। वो एक लंबी बात होती है। बेसिक कंसेप्ट ये है कि लाल किताब में जो राशि होती है, ये नंबर को कंसीडर नहीं किया। ठीक है, तो ये नंबर को आप इग्नोर कर दीजिए। जब आप अपनी कुंडली निकालते हैं तो इस नंबर को इग्नोर कर दीजिए, तो आपकी लाल किताब कुंडली बन जाती है। प्लेनेट जहां है वहां रहने देंगे। कैसे देखें, ये जैसे देखिए, जैसे यहाँ 5 नंबर है, तो मैंने मार्स, राहु और जुपिटर, है ना, मार्स, राहु, जुपिटर को तीनों को यहीं पे लिखा, लेकिन 5 नंबर की जगह यहाँ पे एक नंबर। उसी तरह से सेकंड हाउस में शनि बैठे हैं, सैटर्न, तो सैटर्न को सेकंड हाउस में ही लिखा, लेकिन यहाँ 6 नंबर की जगह 2 नंबर। बस आप ये नंबर जो लिखे हैं राशियों के, इनको मिटाकर 1 2 3 4 5 6 ऐसे 12 तक नंबर लिख दीजिए। तो ये जो सेकंड वाली कुंडली बनी है, ये आपकी बन जाती है लाल। तो अब आप देखेंगे 3 पैरामीटर्स होते हैं, हाउस देखा, राशि देखा, और उसमें बैठे हुए प्लैनेट्स देखे। अगर हम हाउस को देखते हैं तो हाउसेस फिक्स हैं, हमने राशियों को हटा दिया और हम प्लैनेट्स को ले आए, तो अब दो ही चीजें बचती है प्रेडिक्ट करने के लिए। तो लाल किताब में प्रेडिक्शन इसलिए बहुत इजी हो जाता है, क्योंकि हम राशियों को कंसीडर यहाँ पर नहीं करते हैं, पहले घर में पहली राशि मानकर चलते हैं, और उसे कहते हैं काल पुरुष की कुंडली। तो लाल किताब पूरी तरह से काल पुरुष की कुंडली पे बेस्ड होकर चलती है। ओके, इसमें 4 मेन कंसेप्ट होते हैं। लाल किताब कुंडली को सिंप्लीफाइड तरीके से पढ़ने का, मैंने आपको 12 घर बताए, और 12 घर के 9 प्लैनेट्स हैं। अब 9 प्लैनेट्स के आपसी में रिलेशन क्या है, 9 प्लैनेट्स के अपने घर हैं, कौन मित्र है कौन शत्रु है, इसके अकॉर्डिंग वो एक दूसरे के घर में रिजल्ट। लेकिन अगर सिंप्लीफाइड तरीके में हम देखें रेमेडी के हिसाब से, तो इन 4 चीजों को बेसिकली देखना रहता है, जो मैंने यहाँ पे लिखा है। 8वीं टक्कर, धोखे का ग्रह, किस्मत का ग्रह, और सोया हुआ। ये 4 कंसेप्ट को जब आप लाल किताब में समझ लेंगे, तो आप समझ लीजिए आप मतलब 30-40% लाल किताब सीख गए। ओके, इनको मैं धीरे धीरे शॉर्ट में बताने की कोशिश करती हूँ, समझने का प्रयास कीजिए। जैसे अब जैसे कुछ रिलेटिव्स को समझते हैं ना, प्लैनेट्स हर चीज को रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे आपका सन है, सूर्य,
सूर्य आपके पिता को, आपके सरकार को बताता है। चंद्रमा माँ है, ये नानी है और आपके एजुकेशन और शिक्षा है। मंगल क्या है? आपका ब्रदर है, आपकी प्रॉपर्टी के बारे में बताता है। बुध क्या है? आपकी बहन, बेटी, बुआ और आपका बिजनेस। जुपिटर क्या है? आपके फादर को बताता है और आपके ग्रैंडफादर, दादा, दादा जैसे जो स्वरूप है, आपके गुरु है, टीचर्स हैं, जो बड़े ओल्ड ओल्ड जो नॉलेजेबल पर्सन होते हैं, उनको बताते हैं। वीनस क्या है? आपका स्पाउस, आपका लाइफ पार्टनर। शनि क्या है? आपके चाचा ताया को रिप्रेजेंट करता है रिलेटिव्स में। और राहु किन को रिप्रेजेंट करता है? आपका दादा फैमिली, पैटर्नल फैमिली, मतलब दादा दादी और मतलब दादा के भाई भाई, जो पूरे पिताजी के परिवार में पेरेंटल फैमिली। और केतु बताता है आपकी मैटरनल फैमिली। और लाल किताब में केतु को बोलते हैं सन, मतलब मेल चाइल्ड। अब प्रेडिक्शन कैसे होता है, ध्यान से सुनिएगा। जैसे आपके माँ को कुछ दिक्कत आ रही है, तो आप क्या क्या देखेंगे? आप देखेंगे मून को, है ना। माँ की सेहत खराब हो रही तो सबसे पहले देखेंगे कुंडली में आपका चंद्रमा कैसा बैठा है। और मैंने बताया चौथा घर माँ का होता है, फोर्थ हाउस, ये वाला। तो इसमें आप देखेंगे ये हाउस होता है आपकी मदर का। तो फोर्थ हाउस की कंडीशन देखेंगे और मून की कंडीशन देखेंगे। या तो फोर्थ हाउस में या मून में कहीं से कोई आठवीं टक्कर लग रही होगी। अभी मैंने बात की चार चीजों की, आठवीं टक्कर, धोखे का ग्रह, सोया हुआ ग्रह और किस्मत का ग्रह। ठीक है, तो आठवीं टक्कर लग रही होगी तो माँ को हेल्थ इश्यूज आएंगे। अब सपोज आपका चंद्रमा बैठ गया यहाँ पे और यहाँ पे बैठ गया राहु। ओके, तो आप क्या करेंगे? यहाँ से काउंट करेंगे। जब हम यहाँ से काउंट करते हैं तो 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, तो ये आपकी पड़ गई आठवीं टक्कर। किसी भी घर से जब आप 8 काउंट करते हैं तो ये टक्कर। अब चंद्रमा को राहु की टक्कर लग रही है, चंद्रमा को राहु की टक्कर लग रही है, मतलब आपका जो चंद्रमा की कंडीशन है, माँ की कंडीशन खराब होगी, माँ की हेल्थ खराब होगी। ओके, इतना समझा? ये आठवीं टक्कर का कंसेप्ट होता है। आप कहीं से भी काउंट कर सकते हैं। सपोज आप अब यहाँ पे कोई प्लेनेट है, सपोज यहाँ पे आ गया आपका मार्स। ओके, अब मार्स से जब काउंट करें तो 1 2 3 4 5 6 7 8, थर्ड हाउस में बैठा राहु। अब मार्स की आठवीं टक्कर लग गई राहु को। इस तरह से देखिए, मार्स की आठवीं टक्कर लग गई राहु को। ओके, तो इस तरह से इसमें आठवीं टक्कर को बहुत इजी तरीके से हम देख सकते हैं। और एक कंसेप्ट होता है लाल किताब में वर्षफल का। तो जब वर्षफल मतलब प्लैनेट्स घूमते रहते हैं और हर साल वो अलग अलग ग्रहों के अलग अलग घरों के रिजल्ट हमको देते हैं। तो एक साल में, इस साल के अंदर माँ को तकलीफ आएगी अगर उस साल में प्लेनेटरी पोजिशन ऐसी है कि जैसे चंद्रमा को किसी प्लेनेट की टक्कर लग रही हो, आठवीं टक्कर। सिंपल एकदम। तो इतने सिंपल टेक्निक्स है लाल किताब में जिसे हम समझ सकते हैं। और कैसे देखें? ये तो हो गया आठवें घर की बात, मतलब आठवीं टक्कर। किसी प्लेनेट को आठवीं टक्कर लगती है तो वो प्लेनेट खराब होता है, तो हम इसको इजीली देख सकते हैं। अगर सूर्य को आठवीं टक्कर लग रही है तो आपको सरकार से दिक्कतें आएंगी। कोई सरकारी काम के लिए आपने अपील किया हुआ है तो काम नहीं बनेंगे, या कोई टैक्स या पेनल्टी का इश्यू आएगा, है ना। अगर आपके मरकरी को आठवीं टक्कर लग रही होगी किसी प्लेनेट की तो आपको बिजनेस में दिक्कत आएगी, आपकी बहन बेटी की लाइफ प्रॉब्लम में होगी। इस तरह से आप समझ सकते हैं चीजों को। ठीक है, अब बात करते हैं सेकंड, धोखे का ग्रह। धोखे का ग्रह क्या होता है? कोई भी प्लेनेट से 10th हाउस में कोई प्लेनेट आए तो धोखे का ग्रह होगा। 10th हाउस कौन सा है? यहाँ पे। तो 10th हाउस में जो भी प्लेनेट है उसको धोखा मिलेगा, उससे आपको धोखा मिलेगा। सपोज 10th हाउस में आपका शनि आया तो आप देखेंगे आपको अपने काम में चाचा ताया से धोखा मिलेगा, क्योंकि लग्न से शनि चाचा ताया मैंने बताया। और पहला अगर आप खुद हो तो आपसे 10वां कौन है? शनि। आप यहाँ पे खुद हो और यहाँ पे अगर सैटर्न बैठ जाता है तो सैटर्न होता है चाचा और ताया। तो जब आप, ये आप खुद हो तो पहले घर से 10वां घर काउंट किया तो शनि आया 10th हाउस में, तो आपको अपने चाचा से धोखा मिलेगा कभी लाइफ में। ये तो लग्न कुंडली की बात हुई। अब जब वर्ष कुंडली में आएंगे तो वर्ष कुंडली में सैटर्न होगा तो उस साल आपको चाचा से धोखा मिलेगा, ऐसा आप कह सकते। यहीं पे मंगल आया तो भाई से धोखा मिलेगा, चंद्रमा आया तो माँ से धोखा मिलेगा।
और धोखा मीन्स आप हमेशा निगेटिव मत लीजिए, धोखा मीन्स कुछ ना कुछ अनएक्सपेक्टेड चीजें होंगी उनसे रिलेटेड। धोखा मतलब आप चीटिंग ही नहीं कह सकते, धोखा मीन्स जिस चीज के लिए आप प्रिपेयर नहीं है, ऐसा कुछ अचानक से कुछ हो सकता है। धोखा अच्छा होगा बुरा होगा वो एक डिटेल कंसेप्ट है, लेकिन कुछ ना कुछ घटना उनसे रिलेटेड ऐसी होगी जिसके लिए आप प्रिपेयर नहीं होंगे पहले से, जो अचानक और सडनली होगी। तो इसके उपाय हमको करने होते हैं। ठीक है, पहला 8वां टक्कर देखा, धोखे का ग्रह देखा। नेक्स्ट आते हैं हम किस्मत पर। 9th हाउस में जो भी प्लेनेट बैठते हैं, एनी प्लेनेट, वो आपकी किस्मत का ग्रह बन। 9th हाउस पर लक हाउस है, और लक को डिलीवर करने वाला प्लेनेट, आपके भाग्योदय करने वाला, आपके भाग्य को राइज करने वाला प्लेनेट। कई बार ऐसा होता है हम काम करते चले जाते हैं, लेकिन काम में हमको लक का साथ नहीं मिलता। तो हमको देखना है अपना 9th हाउस, है ना। और अगर 9th हाउस खाली है तो आप देखेंगे जुपिटर को। जुपिटर सबके लिए किस्मत का ग्रह होता है, उस समय आपको जुपिटर को स्ट्रॉन्ग करना चाहिए जब किसी चीज का साथ ना मिल रहा हो तो, है ना। किस्मत गुरु है, गुरु आशीर्वाद है, गुरु ब्लेसिंग है, गुरु आपकी किस्मत है, तो आप जुपिटर को स्ट्रेंथन करें। तो ये बेसिक कंसेप्ट होता है 9th हाउस के प्लेनेट का, किस्मत का ग्रह। तो जब जब भी आप रेमेडी करेंगे, आपको पूरी ग्रामर पढ़ने आए ना आए लाल किताब की, अगर आप इन 3 चीजों को देख लेते हैं, 8वें घर का टक्कर पड़ रहा हो तो उसकी रेमेडी करनी होगी, 10वें घर से धोखा मिल रहा होगा तो उससे आपको सावधान रहना पड़ेगा, और 9th हाउस की किस्मत के ग्रह को आपको बलवान करना पड़ेगा। द मोमेंट आप ये 3 चीज कर लेते हैं तो आपकी लाइफ स्मूथ हो जाती, थोड़ी सी जो दिक्कतें आने लगती। चौथा मैंने बताया आपको, सोया हुआ ग्रह घर, है ना। कई बार क्या होता है, अब 12 तो घर हैं लेकिन प्लैनेट्स तो सिर्फ 9 है, कोई ना कोई घर तो खाली होगा ना। 12 हाउसेस में 9 प्लैनेट्स कैसे आएंगे फिर। जब एक दो प्लैनेट साथ में हो जाते हैं तो एक दो घर और खाली हो जाते हैं। तो ऐसे में उस घर को क्या बोलते हैं, जैसे हम ये वाली कुंडली पकड़ते हैं, सपोज ये मैंने कुंडली, अब जिसमें देखिए 10th हाउस खाली है ना। तो 10th हाउस सोया हुआ है, मतलब 10th हाउस मैंने क्या बोला, आपका कर्म स्थान। तो ऐसे लोग कितनी भी कोशिश करेंगे, भाग्य का भी साथ मिल जाएगा, सब कुछ हो जाएगा, लेकिन कहीं ना कहीं आपको वो सेटिस्फेक्शन और वो काम जैसा होना चाहिए वैसा काम आप कर नहीं पाएंगे। कर्म स्थान से चीजें जुड़ी हुई चीजें आपको अपॉर्चुनिटीज नहीं मिलेंगी लाइफ। ठीक है, तो ऐसे केस में जो ये घर होते हैं जहाँ पे कोई प्लेनेट नहीं बैठा है, उन घरों को कहते हैं सोया हुआ। आपका अगर 7वां घर खाली है तो आपको शादी में दिक्कत आएगी, क्योंकि 7वां घर सोया हुआ है, शादी का घर। तो फिर हम वहां पे प्लैनेट्स को लाते हैं या उन घरों को जगाते हैं। तो उन घरों को जगाने की टेक्निक होती है, आप जैसे 10वां घर जगाना है, प्रोफेशन का कारक है, तो आपको शनि को जगाना होगा, या ये घर अपने आप, जो प्लैनेट्स की एज आती है उन एजेस में ये प्लैनेट अपने आप जागृत होते हैं और हमको जीवन में रिजल्ट्स देते हैं। ठीक है, तो ये बेसिक 4 कंसेप्ट होते हैं लाल किताब के। 8वीं टक्कर को जरूर देखें, 10वें घर को देखें, धोखे का घर, 9वां घर बुनियाद को, आप किस्मत को स्ट्रॉन्ग करें, और इस तरह से ये मेन कंसेप्ट पे हम काम करते हैं लाल किताब कुंडली पे। ये तो ये बात आपको समझा होगा कैसे काम करती है। राशि को हटा देते हैं, प्लैनेट्स के अपने अपने अच्छे घर बुरे घर होते हैं वो देखते हैं, इस तरह से। नेक्स्ट आते हैं हम, अब ये लाल किताब ज्योतिष जो है ये कंप्लीट पैकेज है, जैसा मैंने बताया। इसके वास्तु पार्ट में अगर हम आते हैं तो ये वास्तु से इस तरह से कनेक्टेड है। हमारे घर में 9 दिशाएं होती हैं, 4 कार्डिनल, 4 ऑर्डिनल और एक ब्रह्म। और उसी तरह से पूरे 9 डायरेक्शंस के 9 रूलर्स होते हैं। जैसे मैंने लेफ्ट साइड के पिक्चर में आप देख रहे होंगे, लिखा है नॉर्थ का रूलर है मरकरी बुध, साउथ का मंगल, ईस्ट का सूर्य, वेस्ट का शनि। 4 डायरेक्शन हो गए। उसके कॉर्नर्स में आते हैं, नॉर्थ ईस्ट के गुरु हैं, नॉर्थ वेस्ट के चंद्रमा हैं, साउथ वेस्ट के हैं राहु, और साउथ ईस्ट के हैं वीनस, और केंद्र के ब्रह्म स्थान के लॉर्ड है केतु। इसी तरह से जो 12 दिशाएं दी गई हैं कुंडली में, 12 घर में 12 दिशाएं दी गई हैं आपके, इसको वो कहते हैं मकान कुंडली। ठीक है, तो हम 12 घरों को 12 दिशाओं से देखते हैं। अब अगर आपके, जैसे मैंने बताया, आपको दिक्कत आ रही होगी अगर माँ से रिलेटेड, है ना, या सोर्स इनकम से रिलेटेड,
तो इनकम का घर कौन सा बोला मैंने, जो पैसे आते हैं, कहाँ से पैसे आते हैं, दूसरे घर से। दूसरा घर है आपका सोर्स ऑफ इनकम। तो दूसरा घर कौन सा, नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन। तो आप रिलेट करेंगे आपके घर के नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन में कोई ना कोई तकलीफ हो रही है। कनेक्ट कर पा रहे हैं आप लोग? जैसे अगर आपको इनकम के कोई साधन नहीं बन रहे हैं, कुछ अर्न कर रहे हैं, समझ में नहीं आ रहा है, तो आप क्या देखेंगे ऐसे में? आप देखेंगे अपने घर का नॉर्थ वेस्ट, सेकेंड हाउस इनकम का हुआ एस्ट्रोलॉजी। यहाँ पे आपके जो भी प्लेनेट बैठे होंगे, सपोज राहु है, शनि है, ये पाप ग्रह होते हैं, तो ये यहाँ पे रोड़े अटकाने लगते हैं। या तो कुंडली में ये उपाय करेंगे, या फिर देखेंगे कि घर के नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन में आपके कौन सा प्लेनेट है, प्लेनेट सॉरी, नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन में क्या चीज रखी हुई है ना। अब एक और कंसेप्ट यहाँ पे बताऊं मैं। घर की हर चीज को भी ग्रहों से रिलेट किया गया। लाल किताब वास्तु में बहुत सुंदर तरीके से इस चीज को बताया गया है कि जैसे आपके घर का जो एंट्रेंस है, जहां से रोशनी आती है, उसको सूर्य बोलते हैं, ठीक है। जहां से हवा आता है और पूजा का स्थान आपके गुरु को रिप्रेजेंट करता है। आपके घर का बेडरूम है आपका वीनस, बेडरूम हुआ, ड्रेसिंग रूम हुआ, कॉस्मेटिक्स रखने की जगह हुई, परफ्यूम्स रखने की जगह हुई, ये आपके शुक्र ग्रह को रिप्रेजेंट करता है। और आपके बुध ग्रह को कौन रिप्रेजेंट करता है, आपके घर की सीढ़ियां और आपका जो कंप्यूटर गैजेट्स रखते हैं वो जगह। और शनि है आपका स्टोर रूम, अंधेरा कमरा, आपका एसी, रेफ्रिजरेटर, लोहे की अलमारी, लोहे का ट्रंक, ये सब शनि की चीजें हो जाती हैं। इसके बाद आते हैं आपका मंगल। मंगल आपका अग्नि है, तो रसोई आपके मंगल को रिप्रेजेंट करता है। राहु जो है वो टॉयलेट, और केतु जो है ब्रह्म स्थान को रिप्रेजेंट करता है। इस तरह से पूरे 9 ग्रह जो होते हैं, चंद्रमा, चंद्रमा रिप्रेजेंट करता है आपके पानी की जगह, जल तत्व है, तो पानी आप कहाँ से यूटिलाइज करते हैं घर का, वो चीज चंद्रमा से देखते हैं, ठीक है। अब सपोज आपके घर में माँ को हेल्थ इश्यूज आ रहे हैं, ठीक है, इसको मैं रिलेट करके समझाती हूँ, थोड़ा ध्यान से सुनिएगा। माँ को हेल्थ इश्यूज आ रहे हैं, तो मैंने कहा माँ को हेल्थ इश्यूज आ रहे हैं, तो आप चंद्रमा को देखेंगे, तो कुंडली में आप चंद्रमा को देखेंगे। लेकिन आप अपने घर में आप देखेंगे आपका वाटर सोर्स किस डायरेक्शन में। समझ रहे हैं आप मेरी बात, क्योंकि चंद्रमा वाटर सोर्स को रिप्रेजेंट करता है। तो आप घर में देखेंगे वाटर सोर्स कहाँ पे आ रहा है। अब चंद्रमा खराब कहाँ कहाँ होते हैं, चंद्रमा के खराब घर कौन कौन से हैं आपके? चंद्रमा के खराब घर होते हैं, पहला घर, नहीं सॉरी, चंद्रमा के खराब घर होते हैं 6, 8, 12, 10 और 11, ठीक है। अब अगर मदर को हेल्थ इश्यूज आ रहे हैं, तो आप देखेंगे कि मून, पानी का जो सोर्स है आपके घर में, वो या तो नॉर्थ में होगा, या साउथ में होगा, या वेस्ट में होगा, या वेस्ट साउथ वेस्ट में होगा, या साउथ ईस्ट में। इन 5 डायरेक्शंस में अगर आपकी कुंडली में चंद्रमा है, तो चंद्रमा खराब होते हैं। तो इन डायरेक्शंस में अगर आपके घर में जल तत्व है, पानी का सोर्स है, टंकी, पानी टंकी वगैरह बनी हुई है, नल है वहां पे, तो आप देखेंगे कि आपकी मदर को हेल्थ इश्यूज आएंगे, कि चंद्रमा इन घरों में खराब हो। चंद्रमा 8वें घर में होते हैं, तो कहते हैं कि बाथरूम का नल टपकते रहता है, उसको सबसे पहले ठीक कराएं, नहीं तो माँ की हेल्थ इश्यूज आएंगी। तो इस तरह से आप कुंडली और वास्तु को रिलेट कर सकते हैं लाल किताब। समझ में आ रहा है आप लोगों को? एक और खास बात है, एक और एग्जांपल लेती हूँ, चलिए। सपोज आपका मंगल है, मंगल रसोई है, ठीक है। नहीं, राहु को लेते, राहु लेते हैं हम। सपोज राहु किन किन घरों में खराब रिजल्ट देता है? राहु अच्छा होता है आपके 3 में, 6 में, 10 में और 11 में, ठीक है। इन 4 डायरेक्शंस में राहु अच्छे रिजल्ट देता है, 3, 6, 10, 11। अब राहु जो है, अगर आपके घर के नॉर्थ ईस्ट में टॉयलेट है, ठीक है, तो भी मदर को हेल्थ इश्यूज आएंगे, कि चौथा घर माँ का है और नॉर्थ ईस्ट चंद्रमा का है। तो जब आपके घर में अगर आप नॉर्थ ईस्ट में टॉयलेट बनाते, तो आप लोगों ने भी देखा होगा कि नॉर्थ ईस्ट का टॉयलेट अच्छा नहीं माना जाता है वास्तु के हिसाब से। तो नॉर्थ ईस्ट में अगर आप टॉयलेट बनाते, मतलब आपने राहु को वो चौथे घर में ले आए। चौथा घर क्या है? माँ का घर है, जैसा मैंने बताया। तो जब आप राहु को चौथे घर में ले आते, तो मदर को हेल्थ इश्यूज तो आएंगे ही आएंगे, ठीक है। तो टॉयलेट को किन डायरेक्शन में बना सकते हैं आप? साउथ में, नॉर्थ में, वेस्ट में, या वेस्ट साउथ वेस्ट में, ठीक है। यहाँ पे कैसे करना है वो डिटेल में हम बाद में देखेंगे, अभी आप लोग कंफ्यूज हो जाएंगे कि इसको राहु को टॉयलेट कहाँ बनाए।
लेकिन इतना समझिए कि अगर नॉर्थ ईस्ट का टॉयलेट होता है तो मदर को हेल्थ इश्यूज आते हैं। ये एक एग्जाम्पल हुआ। अब वास्तु में कहते हैं कि रसोई बनाइए अग्निकोण में। अग्निकोण कौन सा? साउथ ईस्ट, आपका 12th हाउस। और अग्नि क्या हो गई आपकी? अग्नि रसोई मतलब मार्स। मैंने बोला मार्स किसको रिप्रेजेंट करता है? अग्नि को, रसोई को। तो अगर आपने यहाँ पे मार्स बना दिया, तो आपने मार्स अगर जिसकी कुंडली में 12th हाउस में होगा, उसका बहुत अच्छा पोजीशन है मार्स। और अगर आपने किचन साउथ ईस्ट में बनाते हैं तो ये भी अच्छी पोजीशन है। हो गई दोनों चीजें रिलेट। लाल किताब के हिसाब से मार्स 12th हाउस इज वेरी गुड पोजीशन, और वास्तु के हिसाब से साउथ ईस्ट का किचन इज वेरी गुड पोजीशन, तो ये कनेक्ट हो गया। ऐसा क्यों कहते हैं? क्योंकि जो 12वें घर का मंगल होता है, वो कहता है कि जिसकी भी कुंडली में 12वें घर में मंगल है, वो पूरी तरह से राहु को कंट्रोल कर लेता है। राहु कहीं भी बैठा हो चार्ट में, वो बुरा प्रभाव नहीं दे पाता। 12वें घर में मंगल बैठकर आपके राहु को कंट्रोल करता है। इसलिए कहते हैं कि आपको साउथ ईस्ट में किचन बनाना चाहिए। ठीक है, देखा कनेक्शन आप लोगों ने लाल किताब का और वास्तु का? पुराने जमाने में लोग जमीन में बैठकर खाना खाते, है ना? जब किसी के 12th हाउस में राहु होता है ना, तो हमको रेमेडी देते हैं। कहते हैं कि आप अपने घर की रसोई में जमीन में बैठकर खाना खाओ, तवे से डायरेक्ट उतरी हुई रोटी खाओ, 43 डेज ये करो, तो आपको राहु का प्रभाव कम हो जाएगा। राहु भर 12वें घर में बैठकर क्या देता है? नींद के इश्यू देता है। बुध भी खराब हुआ तो जेल खाने का योग देता है। अगर आपको ऐसी प्रॉब्लम आ रही है राहु 12th हाउस से, तो आप जमीन पर बैठकर अगर 43 डेज खाना खाते हैं, तवे से निकली हुई गर्म रोटी खाते हैं, 43 डेज कंटिन्यूस जमीन में बैठकर किचन में खाना खाएंगे, तो आपका राहु ठीक होता है। क्यों? क्योंकि वहां का मार्स एक्टिवेट होता है, साउथ ईस्ट का मार्स एक्टिवेट होता है। तो इस तरह से रेमेडी बताई गई, जिसे आजकल हम रेमेडी के फॉर्म में देते हैं। पुराने जमाने में लोग इसे खुद ही करते थे, है ना? पहले के जमाने में डाइनिंग टेबल तो था नहीं, लोग जमीन में बैठकर खाना खाते थे अपने किचन में, तो ये अपने आप में एक रेमेडी वो करते थे। होप इतने में इंटरेस्टिंग लग रहा होगा, इतना क्लियर हो रहा होगा कंसेप्ट की लाल किताब और वास्तु कैसे काम करती है। ये हुई बात कुंडली की, वास्तु की, और कुंडली कैसे ब्लेंड होती है। दशा और दिशा दो ही चीजें हैं। अगर आपकी कुंडली में कोई प्लेनेट खराब हो रहा होगा, तो उनकी दशा आएगी, तो घर के वास्तु में वो चीज अपने आप खराब होगी। कई बार ऐसा हमने देखा है कि द मोमेंट हम कोई बड़े सामान को यहाँ से उठाकर वहां रखते हैं किसी दूसरी जगह में, है ना, तो दिक्कत आने लगती है हमको। क्यों? क्योंकि हम वो प्लेनेट की चीज को, सपोज आपने एक लोहे की अलमारी ली, लोहे का ट्रंक, उसको हटा के आपने कब पहले रखा था वो वेस्ट में, उसको लाकर रख लिया आपने नॉर्थ ईस्ट में, तब क्या होगा? ऐसे में आपको दिक्कत आनी शुरू होगी। क्योंकि लोहे का ट्रंक मैंने किसका बोला? शनि का। जब तक वो वेस्ट में रखा था, तो शनि वेस्ट में अच्छा रिजल्ट देते हैं 10th हाउस में, तो वो अच्छा था। लेकिन द मोमेंट आपने उसको हटा के नॉर्थ ईस्ट में ले आए, 4th हाउस में ले आए, तो मदर को हेल्थ इश्यूज आने शुरू हो गए। इसलिए जो मेन मेन चीजें उनको उठाकर कहीं भी रखने से पहले एक बार सोचें और इसको प्रेडिक्ट करें। ठीक है। अब ये बहुत सुंदर बात एक लाल किताब की, आप यहाँ किसी की पत्रिका देखकर बैठे बैठे प्रेडिक्ट कर सकते हैं कि उसके घर में क्या चीज कहाँ रखी है ना? सपोज आपका, अब आप लोग गैस करेंगे ना, मैं आप लोगों को अनम्यूट करूंगी, हैंड रेस कीजिएगा। तो सपोज यहाँ पे मैं बैठा देती हूँ शनि को, जिसकी कुंडली में शनि 6th हाउस में, अब क्या होगा बताइए? क्या प्रेडिक्ट कर सकते हैं इससे? शनि क्या चीजें बोली मैंने आपको? लोहे की अलमारी, एसी, रेफ्रिजरेटर, अंधेरी कोठरी, स्टोर रूम, शू रैक, शनि शूज को रिप्रेजेंट करता है ना? ये सारी चीजों में से कोई भी एक चीज उनके घर के नॉर्थ में रखी होगी। ठीक है। ओके। अब जैसे और एक एग्जांपल लेते हैं, किसी के सपोज
केतु 10th हाउस में बैठा है, ठीक है, सपोज यहाँ पे केतु बैठा है। इससे आप क्या समझेंगे? केतु क्या चीज को रिप्रेजेंट करता है? मैंने बताया आप लोगों को, केतु रिप्रेजेंट करता है आपके संतान को, संतान के खिलौनों को। केतु को लाल किताब में टॉयज बोला गया। तो आप देखेंगे इनके वेस्ट डायरेक्शन में कोई ना कोई टॉयज रखे होंगे। एक मिनट।
हाँ, यस मैम। मैम आपका माइक ऑफ है। ओके, हेलो। हेलो, एम आई ऑडिबल मैम? यस। एम आई ऑडिबल नाउ? अभी आ रही मेरी आवाज? हेलो एवरीवन। यस मैम, नाउ ऑडिबल। ऑडिबल ना? ओके, सॉरी सॉरी फॉर, पता नहीं क्या हो गया था मैम, वो अनम्यूट नहीं हो पा रहा था। चलिए कंटिन्यू करते हैं। सॉरी फॉर द डिस्टरबेंस। हम थे लाल किताब वास्तु पे। जैसा मैंने आपको कनेक्शन बताया लाल किताब कुंडली का और लाल किताब एस्ट्रोलॉजी का। ओके, कैसे ये कनेक्टेड है आपके डायरेक्शंस और हाउसेस, दशा और दिशा। जब कुंडली में कोई प्लेनेट खराब होता है, खराब प्लेनेट की दशा आती है, तो ऐसा ऑटोमेटिकली होता है कि हम उस प्लेनेट की उस चीज को घर में उठा के एक दिशा से दूसरे दिशा में रखते हैं, जिसकी वजह से प्रॉब्लम्स आनी शुरू हो जाती। सपोज एकदम से फादर को हेल्थ इशू आता है, तो आप देखेंगे कि आपने गुरु की कोई चीज या पूजा स्थान को हटाकर कहीं गलत जगह पे शिफ्ट कर दिया। ठीक है, इस चीज को हम समझेंगे कि कौन से प्लैनेट्स कौन से हाउस में अच्छे रिजल्ट देते हैं, कौन से हाउस में खराब रिजल्ट देते हैं। तो आपने उसे उठाकर ऐसी डायरेक्शन में रखा होगा कि जिस हाउस में वो बुरे रिजल्ट देते हैं। इस तरह के हाउसेस के डायरेक्शन और प्लैनेट्स को हम ब्लेंड करके लाल किताब वास्तु की प्रेडिक्शंस करते हैं। अब बेसिकली इसको पढ़ना जरूरी क्यों है, क्यों इसमें क्या खास बात है इस स्ट्रीम में, ये समझते हैं। इसकी क्या क्या स्पेशलिटी है जिससे ये दूसरे वास्तु कोर्सेज से अलग है। जैसे एस्ट्रो वास्तु होता है, न्यूमरो वास्तु होता है, बहुत सी चीजें होती है। ये ऐसा है कि क्या होता है जब आप, ये बहुत ही कस्टमाइज है ये वास्तु, है ना, आपकी कुंडली से पूरी तरह से पैरेलली चलता है। जैसे जैसे कुंडली में आपकी दशाएं चलती हैं, प्लैनेट्स रिजल्ट देते हैं, वैसा वैसा आपको वास्तु में चेंजेस करके रिजल्ट्स मिलने लगते हैं। तो ये बहुत ही कस्टमाइज फॉर्म है। आप इसमें से बैठ के देखकर बता सकते हैं, जैसे मैंने अभी कुछ एग्जांपल्स बताए कि प्लेनेट किसी पोजीशन पे है तो घर की उस डायरेक्शन में आपके क्या होगा। तो ये एकदम पर्सनल लेवल पे काम करता है ये वास्तु। क्यों? क्योंकि जैसे आपके घर में कोई वास्तु दोष है और वो कहता है कि घर के फीमेल्स को प्रॉब्लम आएगी। अब सपोज घर में 4 फीमेल्स हैं, तो किसको प्रॉब्लम आएगी? चाची को आएगी, कि भाभी को आएगी, कि बहन को आएगी, कि बुआ को आएगी, मदर को आएगी? कौन सी लेडीज को प्रॉब्लम आएगी? तो वो फिर हम उसकी कुंडली से देख के निकाल सकते हैं कि किसको एक्चुअली प्रॉब्लम आ सकती है, और फिर उसके चार्ट में रेमेडी हम कर सकते हैं। कई बार ऐसा होता है हम वास्तु की उस चीज को नहीं हटा सकते, और उस प्रॉब्लम को फिर हम एस्ट्रोलॉजी के थ्रू भी कनेक्ट करके देख सकते हैं। सेकंड है कि कई बार क्या होता है आपको प्रॉब्लम्स के रीजन ही समझ नहीं आते। आप अपना घर छोड़कर नए किराए के घर में जाते हैं, किराए का घर छोड़कर अपना नया घर बनाकर जाते हैं, कभी किसी कारण से ट्रांसफर होता है, शिफ्ट होते हैं, दूसरा घर मिलता है। उस घर में जाते ही कई बार होता है पिता की तबीयत खराब हो गई, कई बार होता है बच्चों के एजुकेशन में दिक्कत आने लग गई, कई बार ऐसा होता है कि खर्चे बढ़ने लग जाते हैं। तो ऐसी कंडीशंस में हमको प्रॉब्लम ही समझ नहीं आती, भाई पिताजी को तो इतने डॉक्टरों से इलाज करा रहे हैं लेकिन बीमारी ठीक क्यों नहीं होती, है ना। तो ऐसे प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन हमको कुंडली से मिलता है हमारी, कि हो सकता है कि हमारी कुंडली में 9th हाउस कहीं ना कहीं अफ्लिक्टेड होगा, जिसको हम ठीक करेंगे तो हमारे पिता की हेल्थ इश्यूज ठीक हो जाएंगी। और हमारी कुंडली के हिसाब से 9th हाउस मतलब घर के ब्रह्म स्थान में कोई ना कोई दिक्कत आ रही होगी, कोई ना कोई नेगेटिविटी आ रही होगी, जिसकी वजह से पिता को प्रॉब्लम आ रही है। ठीक है, जब नाइन्थ हाउस फादर का हाउस होता है ना, 9th हाउस जब खराब होता है तो पिता को दिक्कत आती है। अब अगर सपोज 9th हाउस में राहु बैठ गया, मतलब ब्रह्म स्थान में अगर टॉयलेट रख दिया आपने, या तो सेंटर में कहीं पे कोई खराब इलेक्ट्रॉनिक्स के आइटम्स रख दिया, बिजली का मीटर आ गया, तो फिर आपके फादर को हेल्थ इश्यू आएगा। जिस घर में आप रह रहे हैं वहां नहीं आया, लेकिन आप घर शिफ्ट करेंगे वहां पे होगा, तो एकदम से हेल्थ इश्यूज आने शुरू हो जाएंगे। फिर आप सोचेंगे अरे यार घर बदलते ही पिताजी की तबीयत क्यों खराब होने लगी। इस तरह से प्रॉब्लम्स आ सकती है। इसको भी हम लाल किताब वास्तु की कुंडली के हिसाब से बहुत अच्छी तरह से समझ सकते हैं और इनके सॉल्यूशंस ढूंढ सकते हैं। अब एक और बात है कि एक बहुत सुंदर कंसेप्ट आता है लाल किताब में कि मकान कब बनाए। हर किसी का एक सपना होता है, पढ़ाई करते हैं, करियर बनाते हैं, शादी करते हैं, बच्चे होते हैं, फिर हर कोई सोचता है कि जीवन में अपना एक घर बनाए। तो वो घर कब और कैसे बनाए।
कई बार क्या होता है, घर बनाने से पैसे डूब जाते हैं, कई बार हम पैसा इकट्ठा करके रखते जाते, लेकिन हमेशा कुछ ना कुछ ऐसे खर्चे आ जाते हैं कि घर बन ही नहीं पाता है। कई बार ऐसा होता है कि घर बनते करियर में डाउनफॉल आ जाता है। कभी कभी घर बनने के बाद बहुत तरक्की होती है। कई बार घर बनने के बाद खर्चे इतने बढ़ जाते हैं कि फिर वो घर को गिरवी रखने की नौबत आ जाती है। कई बार संतान को इशू होने लगता है। तो ये रिलेटेड होता है आपके सिर्फ शनि की पोजीशन, है ना। जो जैसे गुरु आशीर्वाद है, वैसे शनि है आपकी लाल किताब कुंडली में या किसी में भी कहें, शनि को मकान का कारक, शनि देता है आपके मकान का आशीर्वाद। और शनि 12 घरों में जिस भी घर में बैठा है, वहां से वो बताता है कि आपको अपना मकान कब बनाना चाहिए, कैसे बनाना चाहिए, किस एज में बनाना चाहिए, किन कंडीशन में बनाना चाहिए, अगर कंडीशन सही नहीं है तो क्या रेमेडी करके बनाना चाहिए। ये शनि और मकान का एक कंसेप्ट आता है, जिससे आप समझ सकते हैं कि आपको मकान कब बनाना, कैसे बनाना और कैसे खरीदना चाहिए। ये बहुत ही सुंदर कंसेप्ट है लाल किताब वास्तु का, जो इसमें बताते हैं, जिसको मैं आगे आपको भी बताती हूँ। दूसरा बेसिक इसका इम्पोर्टेंट एक एस्पेक्ट है जो दूसरों से हटके है इसमें, वो है कि इसमें बहुत सिंपल सिंपल चेंजेस के थ्रू, विदाउट कोई चीज को डिमोलिश किए, तोड़ फोड़ के बिना, हम रेमेडीज कर सकते हैं। और एक बहुत इजी बात, इंपॉर्टेंट बात, कि क्या होता है जब हम वास्तु करते हैं नॉर्मली, तो हम आर्किटेक्ट को बुलाते हैं, ड्राइंग बनवाते हैं ऑटो कैड से पूरे घर की, उसमें पूरे 16 डायरेक्शंस प्लॉट करते हैं और फिर जोन्स देखते हैं। ये सब बहुत कॉम्प्लिकेटेड मेथड हो जाता है। तो इसमें क्या कर सकते हैं आप, बहुत इजी टेक्निक से, घर में घर की लेडीज ही बिना किसी की हेल्प के सेंटर में खड़े होकर डायरेक्शन लेके सिर्फ 8 जोन प्लॉट करके, और फिर उसमें इजीली वास्तु को आप 8 डायरेक्शन से समझ सकते हैं। इसमें ज्यादा डीप में जाने की जरूरत नहीं होती है। ऊपर ऊपरी तौर पे बहुत सी प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन हो जाता है। तो ये एक इजी टेक्निक होती है, आपको कहीं घर से बाहर किसी इंजीनियर को भी हायर करने की जरूरत नहीं होती। घर का रफ नक्शा बना के आप उसमें भी अपनी चीजों को समझ सकते हैं कुंडली देखकर। तो ये बेनिफिट्स हैं आपके लाल किताब वास्तु। हमने लाल किताब समझा, लाल किताब को वास्तु से कैसे ब्लेंड किया ये समझा, डायरेक्शंस के हिसाब से। लाल किताब वास्तु में स्पेशली क्या है ये भी देखा। ये 12 घरों के बारे में समझा, क्या बताते हैं। 12 घरों में 12 राशियां होती है, और जब पहले घर में पहली राशि होती है तो ये होता है आपका काल पुरुष का कुंडली, और लाल किताब इसी पे बेस्ड है पूरी तरह से, है ना। इस तरह से 12 हाउसेस के लॉर्ड्स होते हैं, ये 9 डायरेक्शंस हो गए। इन सब में कॉमन है दशा और दिशा किनकी, 9 ग्रहों की। 9 ग्रह ही हमारे हमको रिजल्ट देते हैं। जैसे मैंने आपको सोया हुआ घर का कंसेप्ट बताया, वहां पे अगर कोई घर में प्लेनेट नहीं है किसी हाउस में, तो वो घर सोया हुआ माना जाएगा। मतलब उस होटल में हमारे लिए खाना तो बन रहा है, हमने ऑर्डर भी कर दिया, लेकिन वहां पे देने वाला कोई डिलीवरी बॉय नहीं है ना। तो जब कोई प्लेनेट नहीं बैठे तो हम तक कैसे पार्सल पहुंचेगा, तो प्लेनेट्स को वहां पर लाना पड़ता है। अब आते हैं जो लाल किताब के बेसिक जो इसमें है, वो है लाल किताब कुंडली कैसे बनाते हैं, लाल किताब कैसे काम करती है, 12 घर, 12 राशियां, और ग्रहों की मित्रता शत्रुता आपसी रिलेशन, और कुछ कंसेप्ट 8वीं टक्कर के, धोखे के ग्रह के, ये सारा डिटेल में समझने के बाद हम वास्तु पे जाते हैं। वास्तु में देखिए कैसे होता है। सबसे पहला इंपॉर्टेंट होता है, दो चीजें सबसे इंपॉर्टेंट होती है वास्तु में कभी भी। एक तो आप सेंटर सही तरीके से निकालें, दिशा निकालना सबसे इंपॉर्टेंट होता है। गलत दिशा निकालेंगे तो सारी प्रेडिक्शन गलत हो जाती है। और दूसरा होता है घर का फेसिंग। घर की फेसिंग में सब कंफ्यूज होते हैं। ये 9 डायरेक्शंस, ये घर की फेसिंग होती है। जब आप घर से बाहर निकलते हैं तो जिस दिशा को फेस करते हैं वो फेसिंग होती है। प्लीज आप लोग जब प्लॉट करें तो डोंट गेट कंफ्यूज। आप जब घर से बाहर निकलते हैं तो घर को जिस तरफ फेस करते हैं, आप पूरब दिशा की ओर फेस करके निकलते हैं तो आप घर का ईस्ट फेसिंग होगा। आप पश्चिम की दिशा की ओर फेस करके निकलते हैं तो घर का फेसिंग वेस्ट होगा। ठीक है। लेकिन आप जब अंदर जा रहे हैं और ईस्ट दिशा को देख रहे हैं तो वो घर की दिशा नहीं होगी। जब आप बाहर निकल रहे हैं वो फेसिंग ऑफ द हाउस होगा। इसमें कभी भी कोई कंफ्यूजन नहीं रखना। मैक्सिमम 80% लोग खुद इस बात को गलती करते हैं। जो घर बैठे अपने वास्तु की रेमेडीज करते हैं ना, वो लोग फेसिंग में ही सबसे ज्यादा गड़बड़ करते हैं। हम तो ईस्ट की तरफ मुंह करके घर के अंदर जा रहे हैं तो घर की ईस्ट फेसिंग, नो, इट्स रॉन्ग। जब हम बाहर निकलते हैं तब किधर फेस करते हैं, वो होता है आपका फेसिंग ऑफ द हाउस, मेन एंट्रेंस का। ठीक है, इसको बिल्कुल समझ लीजिएगा। नेक्स्ट, घर का सेंटर कैसे निकालें। ठीक है, ये भी मैं आपको बताती हूँ। जैसे ये ड्राइंग तो बनी हुई है मेरे पास, अगर नहीं भी बनी हुई है तो आप नॉर्मल स्क्वायर्स बना सकते हैं। कहाँ पे आपका हॉल है, किचन है, बेडरूम है, बालकनी है, टॉयलेट है, ये बेसिकली। और मोटा मोटी जो टेंटेटिव सेंटर होता है
वहां पे ऐसे आप कंपास लेकर खड़े हो जाइए, जैसे ये लेडी खड़ी है, मैंने पिक्चर में दिखाया है, और ऐसे कंपास लेके खड़े हो जाइए। उसमें एक रेड लाइन होती है, एक रेड एरो होता है, एन लिखा रहता है। तो जहां पे वो एन और रेड एरो मिल रहा है, मतलब वो आपका नॉर्थ डायरेक्शन हो जाएगा। ठीक है, नॉर्थ के राइट डायरेक्शन में यहाँ पे ईस्ट आ गया, नॉर्थ के पीछे साउथ आ गया, और नॉर्थ के लेफ्ट में वेस्ट आ गया। इस तरह से जब आप चार डायरेक्शंस को प्लॉट कर लेते हैं, फिर इसके बीच में आप लाइंस बनाएंगे तो बीच की डायरेक्शंस निकल जाएंगी। आपके 8 डायरेक्शन निकल गए। अब कुंडली के थ्रू आप बिल्कुल इजीली देख सकते हैं कि 8 डायरेक्शंस में क्या क्या चीजें रखी हैं। ठीक है, इस तरह से ये होती है मकान कुंडली, जो मैं आपको अभी बता रही थी। इसको मकान कुंडली का नाम दिया गया है लाल किताब वास्तु में, कि जब घर को कोई डायरेक्शन दी जाती है, 12 घरों को 12 डायरेक्शन से रिप्रेजेंट किया गया है कुंडली के, और यही जो रिलेट करती है हमारे बर्थ प्लेस से। जब आप वास्तु देखेंगे तो वो कभी कभी मैच नहीं होगा वास्तु, है ना, कभी कभी घर का वास्तु और कुंडली मैच नहीं होगा। जैसे मैंने बोला कि अगर 6th हाउस में आपके शनि है, तो आपके घर में नॉर्थ में सूर्य पड़ा होगा। ठीक, नॉर्थ में सूर्य पड़ा है, इसका मतलब है कि आपके 6th हाउस में शनि आ गया। लेकिन अगर ये मैच नहीं होता है, तो आप कंफ्यूज ना हो, क्योंकि ये सिर्फ मैच होता है आपके बर्थ प्लेस से, आपकी कुंडली और आपके बर्थ प्लेस से मैच होता है। अब बर्थ प्लेस में तो आप रहते नहीं है, तो जिस घर में आप 3 साल से ज्यादा रहते हैं, वहां से आपको ये मैच मिलने लग जाएगा। 3 साल से ज्यादा जिस घर में रहते हैं, है ना, वहां से आपकी ये घर की वास्तु काम करने लगती है। अगर आप रेंट के घर पे भी रहते हैं, तो वहां पे आप ऑटोमेटिकली देखिएगा, आप सामान को इस तरह से रखने लगते हैं कि जो आपकी कुंडली के साथ सिंक्रोनाइज होती है, जो कुंडली से ब्लेंड होती जाती है। जैसे जैसे कुंडली में है, वैसा वैसा वो घर में चीजें आप रखने लगते हैं। तो ये मकान कुंडली होती है। इसमें पहले घर में चूंकि सूर्य उच्च के होते हैं, तो पहले घर को पूर्व दिशा बताएगी, सेकंड को नॉर्थ वेस्ट, थर्ड को साउथ, फोर्थ को नॉर्थ ईस्ट, फिफ्थ को ईस्ट डायरेक्शन, सिक्स को नॉर्थ, एट्थ को साउथ, सेवेंथ को साउथ वेस्ट। देखिए, हम कहते हैं ना वास्तु के हिसाब से कि साउथ वेस्ट में बेडरूम होना चाहिए, तो ऐसा बेडरूम बनता है साउथ वेस्ट। 7th हाउस है, वीनस का घर है। वीनस को मैंने पहले बेडरूम, हस्बैंड वाइफ का रिश्ता है, रिलेशनशिप का कारक है शुक्र ग्रह। और शुक्र तुला राशि के स्वामी होते हैं, 7वें घर में होते हैं। तो 7वें घर में साउथ वेस्ट, मतलब आपने वीनस को अपने घर में ले आया, तो ये अच्छी पोजीशन है। तो वास्तु और लाल किताब इस तरह से ब्लेंड होती है। अब ये शनि और मकान का कंसेप्ट, जिसके पहले घर में शनि हो, ठीक है, ये बताते हैं शनि 1st हाउस में जब होता है तो नीच का कहलाता है ना, शनि पहले घर में नीच का हो जाता है। मैंने आपको बोला कि शनि मकान का आशीर्वाद है। तो शनि जब जिस घर में है, उस घर में वो स्थापित हो जाता है। जब आप मकान बनाते हैं, तो शनि अगर आपके दूसरे घर में है, आप मकान बनाएंगे तो शनि आपके 2nd हाउस के रिजल्ट देंगे। जब शनि आपके 11वें घर में है, तो आप मकान बनाएंगे तो शनि 11वें घर के रिजल्ट देने लग जाए, है ना, शनि वहां पे स्टैब्लिश हो जाता है। तो पहले घर में शनि है और आप मकान बनाते हैं, तो कहते हैं मकान बनाने के बाद गरीबी आती है, इसलिए 40 साल की उम्र के बाद ही मकान बनाए। 2nd हाउस में शनि है, तो ये शनि का अच्छा घर है, शनि आप पॉजिटिव रिजल्ट देते हैं। तो यहाँ पे जब शनि हो, तो जब आप मकान बनाएंगे, तो आप बना बनाया भी खरीद सकते हैं और अपना मकान भी बना सकते हैं। ये दोनों ही कंडीशन आपके लिए शुभ है। तीसरा घर शनि का अच्छा घर नहीं माना जाता, यहाँ मकान बनाने से गरीबी आती है। तो शनि की उम्र के बाद 36 साल के बाद ही मकान बनाए। चौथा घर शनि हो तो बोलते हैं ये, क्योंकि घर का सुख है ना, सुख भाव है, यहाँ से सुख देखते हैं, कंफर्ट देखते हैं। और शनि दुख का कारक ग्रह है, दुख देने वाला प्लेनेट है। तो शनि के यहाँ पे अगर आप मकान बनाते भी हैं, तो आपको मकान का सुख जीवन भर नहीं मिलता, आपको किसी न किसी कारण से घर के बाहर रहना पड़ता है, आप उस मकान में रह ही नहीं सकते। अगर आपको घर में फैमिली के साथ रहना है, तो मकान ना बनाए, जीवन भर किराए के मकान में रहें, ऐसा शनि 4 कहता है। ठीक है, शनि 5 में हो और आप मकान बनाते हैं, तो इसका जो एडवर्स इफेक्ट है, निगेटिव इफेक्ट, वो बच्चों पे आता है। शनि 6ठे घर में हो, तो ये शनि की अच्छी पोजीशन नहीं है, ऐसे में मकान नहीं बनाना चाहिए, शनि की उम्र क्रॉस करने के बाद बनाना चाहिए। शनि 7वें घर में उच्च का कहलाता है, कि पहले घर में नीच का होता है, 7वें घर में शनि एग्जॉल्टेड होता है। तो ऐसे समय में जब आप बनाए मकान, तो आप देखेंगे कि बहुत मकान बनते हैं इसके, 1 2 3 4 5, इनको मकान का आशीर्वाद मिला हुआ है, बहुत अच्छा एम्पल वेल्थ आता है। लेकिन जब जरूरत से ज्यादा ये आगे बढ़ने लगते हैं, तो ये लोग खुद अपना नुकसान भी कर बैठते हैं। इसलिए एक लेवल तक बनाकर रुक जाना चाहिए। बाकी शनि 7th हाउस बहुत अच्छी पोजीशन है, मकान अपने आप बनते हैं, एक नहीं दो नहीं 4 6 फ्लैट होंगे इनके, देखिएगा, जिनकी कुंडली में शनि 7th हाउस में।
शनि 8th हाउस में है तो कहते हैं जिस दिन आप अपना मकान बनाते हो कोई बड़ी बीमारी आपको घेर लेती है। देखिए 8वां घर बड़ी बीमारी का है, क्रॉनिक डिजीजेस का है ना, तो कोई बड़ी बीमारी घेर लेती है। और अगर शनि 8वें घर में है, तो कहते हैं इन लोगों को फ्री के चैरिटी में यूज होने वाली बिल्डिंग्स नहीं बनानी चाहिए, सराय धर्मशाला जैसी चीजें ना बनाए। अब शनि 9th हाउस को मैंने एरो बनाया, आप लोग सोच रहे होंगे ये एरो क्यों बना है। एक कंसेप्ट मैंने आप लोग को बताया 8वीं टक्कर का, है ना। तो शनि जब 9th हाउस में बैठता है और आप मकान बनाते हैं, तो यहाँ से इसकी 8वीं टक्कर लगती चौथे घर, है ना। तो कहते हैं कि जब कभी आप मकान बना रहे हो, आपके कुंडली में शनि 9th हाउस में है, और आपके घर में कोई लेडी अगर प्रेग्नेंट है, तो उस समय अगर आप मकान बनाते हैं, तो आपके फादर को हेल्थ इश्यूज आते हैं, है ना, क्योंकि शनि यहाँ बैठकर चौथे घर के जीव को खत्म करता है। शनि गुरु का दुश्मन है, गुरु जीव कारक है। तो जो जीव पनप रहा है, प्रेगनेंसी हो रही है, तो शनि गुरु को खराब करता है 8वीं टक्कर से। और 9th हाउस में गुरु क्या है, क्या घर बताया मैंने, 9th हाउस पिता का घर है, 9th हाउस को खराब करता है। तो जैसे मकान बन जाता है, शनि स्टैब्लिश हो जाता है, और 9th हाउस में स्टैब्लिश होकर वहां पे वो पिता को या तो मृत्यु देता है या मृत्यु तुल्य कष्ट देता है ना। तो 9th हाउस शनि के समय बहुत सोच समझ कर मकान बनाए। एक्चुअली 9th हाउस का शनि बहुत अच्छी पोजीशन में है, क्योंकि वो कहते हैं 60 साल तक बहुत पैसे आते हैं इसके पास, और 3 मकान का आशीर्वाद होता है। लेकिन द मोमेंट ये व्यक्ति चौथा मकान बनाता है, उसका काउंटडाउन शुरू हो जाता है। तो चौथा मकान बहुत सोच समझ कर बनाए शनि 9th हाउस वाले। ठीक है, अब आते हैं शनि 10th हाउस पे। शनि 10th हाउस में जैसे होता है, तो इस केस में जब तक आप मकान नहीं बनाते तब तक आपका करियर अच्छा ग्रो करेगा, शनि अपने घर में है। लेकिन जिस दिन आप मकान कंस्ट्रक्ट करते हैं, तो वो शनि अपना बोरिया बिस्तर बांध कर चला जाता है, करियर में डाउनफॉल शुरू हो जाता है। 11th हाउस का शनि अच्छी पोजीशन में, मकान बना सकते हैं। 12th हाउस का शनि भी अच्छी पोजीशन है, आप मकान बनाए, लेकिन उसमें मीन मेख ना निकाले, जैसा बन रहा है वैसा बनने दे, तो अच्छा होता है, नहीं तो फिर दिक्कतें आनी शुरू हो। ये छोटे छोटे कंसेप्ट हैं, इनके डिटेल में प्रेडिक्शन है, इनके डिटेल में रेमेडीज भी है कि अगर कैसे बनाना है, किस एज में बनाना है। लेकिन ये बेसिक शनि और मकान का कंसेप्ट बहुत सुंदर सा पार्ट है लाल किताब वास्तु में, जिसका मैंने छोटा सा इंट्रोडक्शन आप लोगों को दिया आज की क्लास में। नेक्स्ट आते हैं आपके कुछ एग्जांपल्स, कुछ ऐसे सूत्र। अब मैंने आपको ब्लेंड करना बताया, लेकिन ब्लेंड करके जो कुछ स्टैंडर्ड ऐसे ना करीब 70-80 रूल्स, सूत्र बनाए गए मकान कुंडली के लाल किताब में, जिसको हम डिस्कस करेंगे। तो ऐसे कुछ सूत्र के एग्जांपल लेती हूँ। जैसे आपके लग्न में सूर्य हो या ना, है ना, लग्न मतलब फर्स्ट हाउस, फर्स्ट हाउस में आपकी कुंडली में सूर्य नहीं है, लेकिन आप कह रहे हैं कि मुझे तो सूर्य के अच्छे रिजल्ट्स मिल रहे हैं, मुझे सरकार का सपोर्ट भी मिल रहा है, आपके पिता का सुख भी है जीवन में। तो ऐसा क्यों, क्योंकि हो सकता है आपके घर में, अगर आपके घर का एंट्रेंस ईस्ट डायरेक्शन से है और सूर्य से अच्छी रोशनी आ रही है, तो आप ये मान के चलिए कि सूर्य आपकी कुंडली में कहीं भी है, लेकिन वो रिजल्ट दे रहा है आपके फर्स्ट हाउस का, है ना। सूर्य का फर्स्ट हाउस ईस्ट डायरेक्शन होता है, ईस्ट डायरेक्शन से अगर सूर्य की रोशनी आ रही है, तो ये बहुत अच्छा है। इसलिए कहते हैं ईस्ट एंट्रेंस का मकान अच्छा होता है, पूर्वमुखी मकान अच्छा होता है वास्तु के हिसाब से, क्योंकि ये सूर्य पहले घर का उच्च का रिजल्ट देता है सूर्य। ठीक। अब चंद्रमा को लेते हैं एक एग्जाम्पल। आपने अग्निकोण में बना दिया पानी की टंकी, वास्तु कहता है अग्नि की जगह पानी नहीं आना चाहिए। और कुंडली क्या कहती है, कुंडली कहती है अगर आपने पानी की टंकी साउथ ईस्ट में बनाया, मतलब चंद्रमा को 12वें घर में पहुंचा दिया। 12वां घर क्या है, खर्चों का घर। 12वां घर क्या है, नींद का घर, बेड प्लेजर्स का घर। तो आपको, आपने चंद्रमा को 12वें घर में पहुंचा दिया, तो 12वें घर का चंद्रमा क्या इश्यूज देता है आपको, कैश क्रंच देता है, पैसों की दिक्कत, खर्चे ज्यादा होंगे, ऊट पटांग, और देता है नींद का इशू, इंसोम्निया। इस तरह से आप या तो कुंडली में चंद्रमा 12वें घर का उपाय कर ले, या तो वास्तु के हिसाब से साउथ ईस्ट के मून को, मतलब वाटर सोर्स को हटा दे, तो आपको दो प्रेडिक्शंस मिल जाती है, दो रेमेडीज मिल जाती है। आपके प्रॉब्लम के दो तरफ से कारण आपको देखने को मिलते हैं जब आप लाल किताब और वास्तु को ब्लेंड करते हैं। दूसरा सूत्र ये कहता है कि दक्षिण दिशा में पानी का स्रोत, मतलब चंद्रमा 8वें का असर। 8वां घर हमने देखा साउथ, है ना, 8th हाउस को हमने देखा साउथ डायरेक्शन। और जब आप कुंडली घर का स्लोप साउथ डायरेक्शन में बनाते हैं, नॉर्थ टू साउथ, तो पानी आके कहाँ जमा होगा, साउथ में। पानी जमा हुआ मतलब आपने चंद्रमा को वहां पहुंचा दिया, जमा पानी चंद्रमा हो गया। तो जब वो पानी जमा हो गया साउथ में, मतलब मून 8th हाउस, और 8th हाउस में चंद्रमा होता है नीच का, जो देता है प्रॉब्लम फॉरेन सेटलमेंट में।
अगर आपके घर में कोई बच्चा कोई जॉब के लिए नौकरी के लिए ट्राई कर रहा होगा, फॉरेन में सेटलमेंट नहीं हो रहा होगा, प्रॉब्लम्स आ रही होंगी, तो चेक कीजिए कि कहीं साउथ में आपके पानी तो नहीं जमा हो। ठीक है, देखिए आपको रीजन मिल गया। आप वीजा लगा रहे, लग नहीं रहा, फॉरेन में दिक्कतें आ रही हैं, तो मतलब क्यों आ रही दिक्कतें, आपको रीजन नहीं समझ में आ रहा, आपने सारे पैतरे अपना लिए। आप अपने घर का वास्तु चेक कीजिए, कहीं साउथ डायरेक्शन में आपके पानी तो नहीं जमा हो रहा है। ठीक है। अब आपने वेस्ट डायरेक्शन में मंदिर बना दिया, सपोज वेस्ट डायरेक्शन किसका होता है, शनि का कर्म स्थान, और 10वें घर में, 10वें घर वेस्ट डायरेक्शन, 10वें घर में अगर आप मंदिर बनाते हैं मतलब 10वें घर में आपने बृहस्पति को पहुंचा दिया, जहां पे बृहस्पति होते हैं नीच के, तो नीच के बृहस्पति फिर क्या रिजल्ट देंगे, आपको कर्म स्थान में ग्रोथ नहीं मिलती, दिक्कतें आने लगती हैं, तो उसकी रेमेडी करेंगे। अब मंगल हो गया रसोई, है ना। अगर आप मंगल को, ये तो मैंने पहले भी बताया कि मंगल अगर 12वें घर में पहुंचाते हैं तो राहु को कंट्रोल करता है। अगर आप जमीन में बैठकर भोजन करते हैं रसोई में, तो ये बहुत अच्छा संजोग कहा गया है। तो इस तरह से 4-5 एग्जाम्पल मैंने दिए। ऐसे कुंडली वास्तु, 4th 12th हाउस, 9th हाउस, डायरेक्शन, प्लैनेट, सबको कनेक्ट करके कुछ 70-80 सूत्र लाल किताब में बताए गए। उन सारे सूत्रों को हम पूरे बड़े कोर्स में डिस्कस करेंगे। दिस इज जस्ट अ झलक, ग्लिम्स। ओके, आप देखिए कोर्स क्या आता है, कोर्स कंटेंट में शेयर कर देती लाल किताब वास्तु के कोर्स का, फिर आगे प्राची मैम बताएंगे क्या है कैसा है। कोर्स कंटेंट में हम यही पढ़ेंगे जो लाल किताब के बेसिक कंसेप्ट मैंने बताए, 12 हाउसेज, 9 प्लैनेट्स, घरों के पक्के घर, उच्च के घर, नीच के घर, ये सारी चीजें, ग्रहों की दृष्टियां कैसे होती हैं, 8वीं टक्कर क्या होती है, किस्मत का ग्रह, सोया हुआ घर, और कुर्बानी का ग्रह, मित्र और शत्रु ग्रह, उनके रिलेशनशिप, ये पूरा डिटेल में समझेंगे लाल किताब का कंसेप्ट। फिर डिटेल में समझेंगे वास्तु के बेसिक कंसेप्ट। बेसिक कंसेप्ट कैसे, 9 डायरेक्शंस क्या क्या बताते हैं, 9 डायरेक्शंस में क्या क्या होने चाहिए, क्या नहीं होने चाहिए, उनके देवता, उनके रूलर्स कौन कौन है, इन 8 डायरेक्शंस, 9 डायरेक्शन के एट्रीब्यूट्स कौन कौन से हैं, घर का फेसिंग कैसे चेक करते हैं, और घर का सेंटर कैसे निकालते हैं, और कैसे डायरेक्शंस को मार्क करके आप फिर उसको कुंडली से ब्लेंड करके प्रेडिक्शन निकाल सकते हैं। फिर देखेंगे वास्तु और कुंडली का कनेक्शन क्या है, ऐसे डायरेक्शंस उनको क्यों दिए गए हैं, ग्रह कौन से घरों में अच्छा काम करते हैं, कहाँ खराब काम करते हैं, वो सारी चीजें समझेंगे। फिर इन दोनों को कनेक्ट करके पार्ट आता है लाल किताब वास्तु का, जिसमें एक कंसेप्ट समझेंगे शनि और मकान का। फिर देखेंगे मकान बनाने के कुछ नियम क्या क्या होते हैं, और फिर कुंडली के 12 ग्रह, 12 घर जो हैं वो घर के किन किन हिस्सों को बताते हैं, 9 प्लैनेट्स घर करके किन चीजों को बताते हैं, और किस नंबर के मकान में किसको रहना चाहिए। थोड़ा सा मैं इसमें झलक दूंगी आपको न्यूमरोलॉजी का, किस नंबर के मकान में किसको रहना चाहिए। और फिर इनके हिसाब से हम रेमेडीज पे भी फोकस करेंगे, कैसे क्या रेमेडीज करनी चाहिए। और 60 से 70 करीब, 70 to 80 करीब हम सूत्र, जैसा सूत्र मैंने आपको बताया, ऐसे मकान कुंडली के बहुत सारे सूत्र हैं, उन पे फोकस करेंगे। और कुछ छोटी छोटी ज्ञान की बहुत सारी बातें इस बीच करेंगे इनको रिलेट करके। तो जुड़े रहिए इस कोर्स में, क्वेश्चन आंसर सेशन होगा, लाइव चार्ट डिस्कस करेंगे। ओवर टू यू प्राची मैम। ये कोर्स हमारा स्टार्ट हो रहा है कल से। इसमें आपको जूम की लाइव क्लासेस में क्लासेस होंगी, डिटेल नोट्स मिलेंगे, क्लास की रिकॉर्डिंग्स एवरीडे मिलेगी, और डिवाइन ग्रेस का जो एप्लीकेशन होगा उसमें आप डाउनलोड करके सारी रिकॉर्डिंग ये देख सकते हैं, वहां पे आपको पूरा एक्सेस मिलेगा, सर्टिफिकेट मिलेगा, और व्हाट्सएप में जब भी क्वेश्चन आ रहा होगा ग्रुप में आपको सपोर्ट मिलता रहेगा। और ये क्लास स्टार्ट हो रही सैटरडे और संडे, वीक में 2 डेज लगेंगी, 9 to 10 क्लासेस होंगी टोटल, उसमें हम पूरा ये कोर्स कवर कर पाएंगे। और सैटरडे संडे 2 दिन होंगी क्लासेस, इसी टाइम पे 3 o'clock को क्लास स्टार्ट हो रही है कल से, 17 नवंबर से। टाइम इज 3 p.m. और इसकी फीस जस्ट नॉमिनल फीस है 2100, नॉट वेरी मच। बहुत कुछ सीखने को मिलेगा इसमें आपको। और आप ये नीचे दिए गए नंबर पर 8130283244, इस नंबर पर आप कांटेक्ट कर सकते हैं फर्दर डिटेल्स के लिए। ये क्यूआर कोड स्कैन करके आप पेमेंट भी अभी कर सकते हैं, जैसा आप चाहें। और फिर किसी के क्वेश्चन है तो मैं क्वेश्चन आंसर लेती हूँ। यस मैम। मैम क्वेश्चंस पे बढ़ने से पहले जो मेजर एक क्वेश्चन मेरे पास आता है वो एड्रेस कर देते हैं। क्या जी, कोई बिगनर जिसको एस्ट्रोलॉजी की नॉलेज नहीं है, क्या वो पर्सन ये कोर्स कर सकता है? बिल्कुल कर सकता है मैम, क्योंकि मैं बेसिक से लाल किताब बेसिक्स भी पूरा बताऊंगी, लाल किताब वास्तु भी, सॉरी वैदिक वास्तु भी पूरा बताऊंगी, फिर दोनों को कनेक्ट करके फिर मैं प्रेडिक्शंस बताऊंगी, बिल्कुल इजी वे में, सिंपल वे में।
थैंक यू मैम। सो आप में से जिनके भी ये डाउट हो कि हम न्यू हैं ऑकल साइंस की फील्ड में, एस्ट्रोलॉजी की फील्ड में या वास्तु की फील्ड में, तो इस कोर्स को करने के लिए आपको पहले से कोई भी नॉलेज होने की जरूरत नहीं है। बिगिनर्स कैन ज्वाइन दिस कोर्स एंड यू कैन स्टार्ट योर जर्नी ऑकल साइंस की फील्ड में। आप लोग के लिए एक पहला स्टेप आप ले सकते हैं। और जितने भी यहाँ प्रोफेशनल्स हैं उनके लिए तो ऑब्वियसली ये कोर्स बेनिफिशियल है ही, क्योंकि आपके नॉलेज में ये एक एड ऑन है। आप अपने कंसल्टेंसीज में लाल किताब वास्तु को ऐड कर सकते हैं और अपने कंसल्टेंसीज को और अच्छे से देकर अपने क्लाइंट्स को अट्रैक्ट कर सकते हैं एंड इससे एक इनकम सोर्स भी जनरेट कर सकते हैं। तो ये पूरा लाल किताब वास्तु का फुल कोर्स है। इसमें बेसिक्स आपको जितनी भी नीडेड है सब इसमें कवर किया जाएगा। 9 डेज का सर्टिफाइड कोर्स है एंड सैटरडे संडे क्लासेस रहेंगी। दिस इज अ वीकेंड बैच दोपहर में 3 बजे। सो कल से क्लासेस शुरू हो जाएंगी। वी हैव लेस देन 24 आवर्स नाउ। यू कैन रजिस्टर एंड शेयर द स्क्रीनशॉट विद मी। जो रेड कलर से नंबर है, इस नंबर पे स्क्रीनशॉट शेयर करना कंपलसरी है। देन वी विल ऐड यू इन द मेन ग्रुप। सो किसी को कोई भी डाउट है आप लोग हैंड रेज कर सकते हैं। वी विल मूविंग ऑन टू द डाउट्स नाउ। ओके मैम। सबसे पहले मनमोहन सर। यस सर, बोलिए। जय श्री राम। नमस्कार सर। मैम मेरा पहला क्वेश्चन ये था कि जैसे साउथ ईस्ट में किचन मतलब सारी दुनिया कहती है अच्छी होती है, बट जिनके हम्म। 12th हाउस में केतु हो, क्या वो हाँ। साउथ ईस्ट में किचन बना सकता है? हाँ सर, बना सकता है। नहीं, वहां पे केतु की एनर्जी मतलब पहले है तो मार्स वहां ले गए हम। हाँ तो केतु कैसे सर, उसको थोड़ा सा गुरु का सपोर्ट दे देंगे और फिर बना सकते हैं रेमेडी। कोई दिक्कत नहीं। केतु को गुरु का सपोर्ट देना पड़ता है ना, केतु स्ट्रांग है वहां पे, केतु उच्च के होते हैं, केतु खराब नहीं होते हैं। बट वहां पे मंगल जाने से प्रॉब्लम नहीं आएगी मैम? नहीं, देखिए सर, मंगल जाने से प्रॉब्लम इसलिए नहीं आएगी क्योंकि मंगल राहु को कंट्रोल कर लेगा, तो कुंडली में कोई भी नेगेटिव इम्पैक्ट नहीं आएगा। मंगल वहां से राहु को देखेगा ना, जो 6th हाउस से राहु से कनेक्शन बनेगा उसका, वो राहु को कंट्रोल करता है। और केतु को उस समय फिर हम जुपिटर का सपोर्ट देंगे सर। और मैम ये प्लैनेट्स की एज का क्या कंसेप्ट है? प्लैनेट्स अपने अपने एज में मैच्योर होते हैं सर। जैसे आप कोई सीड लगाते हैं, कोई बीज लगाते हैं ना, आपने धनिया का बीज डाला, मेथी का डाला, इसका डाला, लेकिन जब वो थोड़े ग्रो होते हैं तब उनकी लीव से हम प्रेडिक्ट कर पाते हैं ना किस चीज का पेड़ है। तो प्लैनेट्स अपनी अपनी एज में रिजल्ट देते हैं, आपको इनिशियल स्टेज में उनके रिजल्ट समझ में नहीं आते। तो सब प्लैनेट्स की एक एज फिक्स है। जैसे सूर्य की 22 साल, चंद्रमा की 24 साल, शुक्र की 25 साल, मंगल की 28 साल। उस एज में वो अपना एक्सट्रीम रिजल्ट देते हैं उस एज के। ठीक है मैम। एक फिर सेकंड क्वेश्चन ये था कि जैसे शनि शनि और आपने मकान कुंडली बताई, तो शनि 11th वालों को तो ये बोला जाता है कि उनको 55 साल से पहले मकान बनाना नहीं चाहिए। 50 साल के बाद मकान बनाना चाहिए सर, 48 साल के बाद, सॉरी, 48 ईयर्स के बाद मकान बनाना शनि चाहिए, 10th और 11th। 11th हाउस दोनों में। थैंक यू मैम। हाँ, थैंक यू जी। अजय जी बोलिए। अनम्यूट किया सर मैंने आपको। हाँ सर नमस्कार आप मैम, खुद आ को रही है आवाज? अनम्यूट कीजिए। हाँ नमस्ते, हाँ आ रही है सर आवाज, आप बोलिए। मैम ये जो लाल किताब वास्तु का बता रहे हैं, जी तो लाल किताब वास्तु में जैसे थोड़ा डिटेल्ड होगा या जैसे भी हमने सैंपल एग्जांपल्स बताए तो उसी टाइप का लाइट लाइट वे में होगा ये? सर, देखिए 4-5 क्लासेस तो आपके वास्तु में लाल किताब को समझने में ही लग जाएंगी, है ना। क्लासेस की आप चिंता मत कीजिए, जो एक्स्ट्रा होगा, लेकिन मैं पूरा कवर करूंगी जो मैंने कोर्स कंटेंट में आप लोगों को बताया है, उतना सफिशिएंट हाँ, है क्योंकि समझ। ना एक्चुअली वो थोड़ा तो इतना आता है कि लाल किताब वास्तु में थोड़ा सा कम डिटेल किया हुआ है, इसलिए मैंने पूछा था आपसे। तो हाँ कहीं नहीं इसमें जी। भी ऐसे सरसरी तौर पे रह जाए ना, वो बाकी ऐसे कंटेंट बनते हैं बाद में लाल किताब वास्तु में एक दो क्लास करके वो खत्म हो जाता है, कंफ्यूजन ही रह जाता है। पहले भी एक दो कोर्स में ऐसे हुआ है, इसलिए मैंने पूछा आपसे। मैं समझी नहीं सर, आप क्या कहना चाह रहे हैं। मैं कह रहा हूँ जैसे हमने एक दो कोर्स ऐसे जैसे आपने बनाया ना कि लाल का बेसिक बना के वो लाल किताब मकान कुंडली बना दिया उन्होंने, बाद हाँ। में मकान कुंडली पे दो एक क्लास करके वो सरसरी क्या सरसरी मतलब क्या बोलते हैं उसको, टेम्परेरी तौर पे थोड़ा सा बता के खत्म कर दिया, और ना कुछ समझ में आया ना कुछ यूज कर पाए कभी। अच्छा नहीं सर, मैं अपनी बेस्ट कोशिश करूंगी, मैं पूरा डिटेल में ही बताने वाली हूँ। आप क्लास में आइए तो और अच्छे से समझ में आएगा। यह है पूरा डिटेल में, देखिए लाल किताब को पहले पढ़ने में आपको लगेगा, फिर आपको वास्तु पढ़ने में 2-4 क्लासेस लगेंगी, फिर हम मकान कुंडली पे जाएंगे और फिर उसकी 70-80 सूत्र सोचिए ना, उसको कितनी क्लासेस लगेंगी। तो इट इज
क्वाइट डिटेल हाँ नहीं वही मतलब 9th क्लास में हो नहीं पाया ना, इसलिए मेरे को डाउट था, इसलिए गया था, हाँ क्योंकि नहीं, बेसिक्स तो थोड़ा सा अगर कर भी रखा है एक दो कोर्स बार कवर ना। नहीं हुआ तो 2-4 क्लासेस एक्स्ट्रा भी लूंगी सर, वो उसका कोई फिक्स नहीं है, लेकिन कोर्स कंटेंट पूरा मैं डिटेल में पढ़ाऊंगी, आप टेंशन। अच्छा सेकंड मैम, जैसे आप बताते कोई सामान कहीं रहता है वहां से हो जाता है, तो हम जैसे कोई सामान जानबूझ के वहां से यूज करने के लिए भी रख के उसे यूज कर सकते हैं क्या? वो भी मकान कुंडली का बताएंगे क्या उस बारे में कुछ? फॉर जैसे एग्जाम्पल जैसे वेस्ट के अंदर, हाँ बताएं। हाँ हेलो, जैसे हम वेस्ट के अंदर शनि की दशा है, वहां पे हम कोई शुक्र की चीज रख देते हैं, हाँ तो वहाँ शनि शुक्र हो गया तो उच्च केतु हो गया, हाँ तो इस तरह से भी काम कर सकते हैं क्या, या जान हाँ के अपने कर वहां सकते, सामान ले जाए? हाँ बिल्कुल कर सकते हैं सर, वहाँ पे अच्छा रिजल्ट देने लगे। फिर केतु लेकिन 10th हाउस में आपको काम वाम से थोड़ा सा कट ऑफ करता है ना हेलो, सर। 10th हाउस का राहु अच्छा होता है, 10th हाउस का केतु अच्छा नहीं है ना। नहीं मैं तो एग्जाम्पल का मुझे पता नहीं, मतलब हाँ मैं तो इसलिए पूछा कि एग्जाम्पल, वो इस चीज में से वो कई जब हम कई लोगों मछली को मुझसे पढ़ेंगे सुन। ना, मछली पढ़ेंगे और कौन से प्लेनेट कौन से घरों में अच्छे रिजल्ट देते हैं, खराब रिजल्ट देते हैं, वो समझेंगे तो वो चीजें अपने आप ही क्लियर हो जाएंगी। हाँ नहीं जैसे लगा था शुक्र केतु को उच्च करने के लिए शनि को शुक्र से मिला दो, शुक्र की चीज केतु शनि के साथ रख दो। हाँ, वो मैंने डिपेंड कहीं करता यूट्यूब है में ही आपको सुना था, मैं इसलिए कह रहा हूँ मुझे किसके। एग्जाम्पल बता दो। हाँ ये है ना सर, ये टेक्निक है उसमें, अब पढ़ेंगे डिटेल में। वैष्णवी ग्रह है ना सिलेबस इस में, तरह वो की भी बता। टेक्निक में भी होगी। हाँ नहीं जैसे मतलब मैं एक पर्टिकुलर पूछ रहा था, मान लो मैं शुक्र का ही रख देता हूँ सपोज, आप कह रहे हो फिर वहाँ हाँ केतु 10th में चला जाएगा, हाँ हाँ, तो फिर वो केतु तो खराब हो जाएगा 10th हाउस में। नहीं खराब नहीं हेलो, होगा केतु, केतु खराब कैसे होगा, केतु कैसे वो संतान को दिक्कत आएगी, केतु खराब नहीं होता, कर्म क्षेत्र खराब होता है। केतु काम धाम से हमको थोड़ा सा डिटैच करता है ना, केतु डिटैचमेंट है, तो 10th हाउस में उतना अच्छा रिजल्ट नहीं देता जितना राहु देता है केतु की जगह। तो फिर वो ना रखे, शुक्र की चीजें कुछ समय के लिए हटा दें। और सर ये कैसा ना, ये चीजें पूरी सिम्टम बेस्ड होती है, अगर आपको रिजल्ट नहीं दिख रहे हैं तो उसको इधर उधर करने की जरूरत नहीं। अगर नहीं निगेटिव वो तो रिजल्ट क्या, दिख, मेरा एग्जाम्पल बस ऐसे ही थोड़ा सा किसी में हाँ पूछा था, इसलिए मैंने वो, मुझे पता नहीं पूरा, जी जी, पता होता तो फिर नहीं मैं क्लास की भी जरूरत नहीं बनी, इसलिए मैं आपसे एक रफली पूछा था कि ये सब चीज क्लियर हो तो करने से है, वरना फिर आपने कहता किया, हाँ, क्योंकि अगर अमाउंट भी करिए, आपका बहुत मतलब, मैं आपको क्या थैंक कर सकता हूँ, अमाउंट भी आप नॉमिनल है, क्लास भी है, तो उसमें ये बात भी ये होता है ना, कई बार हो नहीं पाता है, वो चीज थी मैम। तो अगर कोई दिक्कत हेलो, नहीं आ रही, सिम्टम्स नहीं आ रही, तो आप कर सकते हैं, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है। और सिम्टम्स गलत आती है तो फिर उस चीजों को, अच्छा शुक्र की चीजों को वहां से हटा दीजिए आप, सिंपल सी बात। अच्छा, बाद में क्वेरी मैं व्हाट्सएप बेस पे क्लियर होंगी बाद में क्वेरी? व्हाट्सएप में जैसे क्वेश्चंस आते हैं तो मैं कोशिश करती हूँ सर पूरी तरह से अपनी तरफ से रिप्लाई करूँ। अच्छा आ जाता है ना, मतलब बहुत जगह होता नहीं, इसलिए पूछा मैं सॉरी, मैं ओरिजिनल, आपने आप मैं भी तो अपनी जानते हैं तरफ से, आजकल बहुत काम हो रखा है इसलिए। बहुत से लोग तो बहुत चलिए कुछ ठीक। करते हैं सर, क्या क्या किसको क्या बोले। हाँ अब मैडम ऐसे ब्रॉडकास्ट में आ रहे हैं, मैं क्या बताऊँ आपको। चलिए ठीक है, थैंक यू मैम। थैंक यू सर। अच्छा मैम, आपने जो 3 बजे का मिड का टाइम रखा है, हेलो हाँ हेलो, हाँ बोलिए ना इसको सर। या तो सुबह के जैसे 3 बजे, या तो मॉर्निंग 12 बजे हो जाए या शाम को हो जाए, क्योंकि मिड का टाइम हो गया, आदमी ना छुट्टी वाले दिन ना जाने का रहेगा ना आने का रहेगा। अच्छा ये कैसा ना सर, सैटरडे संडे इसलिए वीकेंड में रखा है दोपहर का टाइम। अगर नहीं नहीं मेजोरिटी वीकेंड, का इश्यू होगा तो फिर टाइम चेंज करेंगे, नहीं लेकिन नहीं एक वैसे दो लोगों क्योंकि के लिए। वीकेंड में ना जनरली मान लो किसी को घूमने कहीं जाना है, तो या तो पहले चला जाएगा या फिर शाम को हाँ आकर अटेंड कर लेगा, हाँ, मिड में तो ना जाने का रहेगा ना आने लायक रहेगा। वीकेंड में तो लोग दोपहर को आराम करते हैं सर, घर में रात को ही घूमने जाते हैं, इवनिंग में पार्टी वार्टी में ऐसे। हाँ नहीं ये सही होता है, चलिए ठीक है मैम, वो तो सब मेजोरिटी जैसे कहेगा। ओके, ठीक है, थैंक यू सर। थैंक रिकॉर्डिंग्स यू। भी रहेंगी सर, एक आध दिन देख सकते हैं किसी दिन, कोई बात है तो ऐप में रिकॉर्डिंग्स तो हमेशा अवेलेबल रहेगी ना आपके पास। अभी एक आध क्लास मिस हुई तो यू कैन सी देयर। हाँ नहीं नहीं एक्चुअली मैं लाइव में हूँ ना, लाइव में क्वेश्चन आंसर, लाइव से क्वेश्चन आंसर लाइव में भी होंगे मैम? हाँ लाइव में सर जैसे जैसे क्लास होगा हेलो, टॉपिक वाइज क्वेश्चंस लेंगे ना सर, कोई दिक्कत नहीं है उसमें। हाँ ठीक है, ठीक 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 मैम, थैंक यू थैंक। ओके थैंक यू सर। ये श्रुतिका मैम। राधे राधे। राधे राधे मैम, बोलिए। मैम जैसे अभी एक क्वेश्चन आया था कि जी अगर हम 12th हाउस में उन्होंने कुछ पूछा था कि कोई ग्रह है, मंगल को भी भेज दें। तो मैम जैसे मेरे हस्बैंड के कुंडली में 12th हाउस में शनि है, तो अगर हम किचन भी साउथ ईस्ट में बना ले तो शनि मंगल इकट्ठे हो जाएंगे? हाँ मैम ये कह सकते हैं। तो फिर मैम वो तो ठीक नहीं रहेगा, शनि मंगल इकट्ठे। नहीं शनि, अब ऐसे में कैसे मैम, ग्रहों को आप इंडिविजुअली देखिए, जैसे शनि 12th हाउस में अच्छा रिजल्ट देते हैं और मंगल भी अच्छा रिजल्ट देते हैं, राहु को अच्छा कंट्रोल कर लेते हैं। तो राहु अच्छा होगा तो शनि जो है वो राहु और केतु के अकॉर्डिंग चलता है, तो मार्स अगर 12th हाउस में बैठ के राहु को कंट्रोल कर लेता है तो शनि तो ऑटोमेटिकली अच्छा हो जाएगा। तो अच्छा हो जाएगा, मतलब अच्छा वो हाँ
खराब शनि तो नहीं, मंगल इज नॉट अ मतलब बैड मेरे पास कॉम्बिनेशन। क्वेश्चन वैसे नहीं थे, ये तो क्वेश्चन में से क्वेश्चन आए। मैंने कहा अच्छा ये भी ऐसे हो सकता है करके। ये सारे क्वेश्चन डिटेल में जब सारे प्लैनेट्स को पढ़ेंगे ना मैडम, कौन से हाउसेस में कैसा रिजल्ट देते हैं, अच्छा उसमें एक आपको मैम आपने लास्ट इसमें बोला 10th हाउस में तो शनि और शुक्र इकट्ठा कर दें। जैसे मेरे बेटे की कुंडली में शुक्र है, हम्म, तो अगर हम शनि इधर कर देंगे तो फिर शनि शुक्र केतु आ जाएगा वो उसमें। मैडम 10th हाउस में तो शनि की एनर्जी ऑटोमेटिकली रहती ही रहती है, उसमें आप और टेंशन ना उसमें लें उस चीज को, क्योंकि 10th हाउस शुक्र आ शनि का गया। अपना घर है, पक्का घर है, तो वहां पे तो शनि की एनर्जी भरी हुई है पूरी, उसको आप हटा ही नहीं सकते कुछ भी करके, और वो होना भी चाहिए, अच्छा तभी हटाओ। आपको करियर में ग्रोथ मिलेगा। शुक्र वहां है तो फिर आपके बेटे की शादी वादी होगी, उस समय थोड़ा सा देखना पड़ेगा। शुक्र शादी अच्छा का तब कारक है ना, देखना तो पड़ेगा। वाइफ वगैरह का जब इशू आएगा तब फिर उसकी प्रेडिक्शंस को देखेंगे वहां पे क्या रिजल्ट। अच्छा तो ऐसे अदरवाइज प्रॉब्लम आ हाँ सकती है ऐसे शुक्र अगर 10th हाउस में होता है तो। नहीं, ऐसे कोई प्रॉब्लम नहीं। शुक्र ठीक है। 10th हाउस का अच्छा होता है, क्योंकि शनि और शुक्र को तो फ्रेंड बोला गया ना, लैला मजनू बोला गया लाल किताब में, हाँ जी हाँ तो जी। वो खराब नहीं करते हैं। ठीक है मैम, ठीक है। थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच। यस, अभी मैम। मैम मेरे दो क्वेश्चन है। जी आपने बोलिए। कहा शनि अगर 8th हाउस में है तो आप अगर मकान बनाते हो तो आपको हेल्थ इश्यूज आते हैं, हाँ मैम, तो ये इसका कुछ रेमेडी होता है क्या? रेमेडी एक एज के बाद बनाते हैं मैडम इसको, शनि की एज क्रॉस करने के बाद, तो शनि क्या के 30 थर्टी लेट सिक्स 30? 39 ईयर्स के बाद। और अगर 5th हाउस में हो तो मैम? तो संतान को दिक्कत आएगी मैडम, 5th हाउस तो में उस शनि है तो मकान नहीं बनाना चाहिए, बच्चों पे दिक्कत आती है, या बच्चों के नाम पे बना। और केतु अगर उसके साथ बैठा हो तो वो फिर वो अलग ही हो गया, वो मकान से कनेक्ट नहीं होगा, फिर वो शनि के तो वैराग्य योग हो जाता है, उसका अलग प्रेडिक्शन होगा मैडम, मकान के लिए सिर्फ शनि को देखिए आप। तो उसमें भी कोई एज है क्या मैम कि इस एज के बाद ही बनाओ 5th हाउस के लिए? हाँ, शनि की एज मैडम 36 ईयर्स होती है, जो मैच्योर होता है शनि, उसके बाद शनि 6 साल तक असर देता है, तो 36 + 6 किए तो 42 है ना, उसकी हाँ आधी हाँ। एज होती 3 साल, तो 39, तो कहते हैं 39 42 के बाद मकान बनाना चाहिए शनि मैच्योर होने के बाद, ऐसा तो ये बच्चों क्या को है। प्रॉब्लम्स नहीं आएंगे? हाँ फिर नहीं, ये तो बच्चों के नाम पे बनाया, अगर जल्दी बनाना पड़ेगा। थैंक यू मैम। ओके, वेलकम। और किसी के क्वेश्चन, जिनका हो गया हैंड डाउन कर दीजिए, हैंड रेज है वो। किसी की वीडियोस भी नहीं दिख रही मुझे, फेस दिखाएंगे और फिर क्वेश्चन पूछेंगे तो अच्छा इंटरेक्शन होगा। एनीवन एल्स? सो शैल वी एंड द सेशन हियर? होप आप लोग को इंटरेस्टिंग लगा होगा। आई होप टू सी यू एवरीवन इन द कोर्स, और बहुत अच्छा कंसेप्ट है ये, सीखिए, नॉलेज में एक ऐड ऑन कीजिए। एंड थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग, थैंक यू फॉर गिविंग योर प्रेशियस टाइम हियर। थैंक यू एवरीवन। थैंक यू मैम। थैंक यू। Thank you, everybody. Thank you, ma'am.